आज हमने सब चैप्टर स्टार्ट करना है लर्निंग का। लर्निंग में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आएंगे, जिसमें हम लर्निंग देखेंगे क्या है, एक्विजिशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पांस, कंडीशन रिस्पांस एंड कंडीशन स्टिमुलस, अवर्सिव कंडीशनिंग, सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, लर्नड टेस्ट अवर्जन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, लॉ ऑफ इफेक्ट, instrumental learning, Skinner box, reinforcer and reinforcement, positive reinforcement, negative reinforcement, punishment and positive punishment. अगर single punishment भी लिखा हो तो that means positive punishment. Then that is omission training. Negative punishment को ही हम omission training कहते हैं basically. Shaping, chaining, primary reinforcers, secondary reinforcers, जनरलाइज्ड रीइंफोर्सर्स, टोकन इकोनॉमी, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। यहाँ पर जो एफ आई है दैट मीन्स फिक्स्ड इंटरवल, एफ आर मीन्स फिक्स्ड रेशियो, वी आई मीन्स वेरिएबल इंटरवल एंड वी आर मीन्स वेरिएबल रेशियो। ये हमारे पास फिक्स्ड शेड्यूल्स होते हैं और इनको हम चार तरह से मिक्स करके पढ़ते हैं। देन कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट, इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग, जिसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है लेटेंट लर्निंग एंड इनसाइट लर्निंग। अगर हम इसमें की पीपल्स की बात करें, इस चैप्टर में जो हमारे पास की पीपल्स होंगे वो हैं इवन पावलव, जॉन वॉटसन, रोज़ेली रेनर, जॉन गार्सिया, रॉबर्ट कोएलिंग, एडवर्ड थॉर्नडाइक, बी एफ स्किनर, रॉबर्ट रेस्कॉर्ला, एल्बर्ट बेंडोरा, एडवर्ड टॉलमैन एंड वुल्फगैंग कोहलर। ये इंपॉर्टेंट की पीपल हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें हमें बताई हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखते हैं कि बेसिकली लर्निंग होती क्या है। लर्निंग क्या है? लर्निंग मस्ट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस देन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इनेट और बायोलॉजिकल चेंज। सो बिहेवियरिस्ट का क्या कहना था कि हमारे अंदर कोई इनेट या बायोलॉजिकल चेंज की वजह से हम लर्न नहीं करते, बल्कि हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पर लर्न करते हैं। सो अब यहाँ पे इन्होंने चैलेंज कर दिया है बायोलॉजिकल कि ऐसा कुछ नहीं होता या इनेट कुछ नहीं होता, तो डेफिनेटली अब इस पे जाके बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इस पे रिएक्ट तो करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देंगे। दिस चेंज इन वंस बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ पुबर्टी और मेनोपास आर नॉट कंसीडर ड्यू टू लर्निंग। तो अगर हमारे बिहेवियर में चेंज अगर इन दोनों कंडीशंस की वजह से आता है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो लर्निंग की वजह से हुआ है, वो दैट इज़ ड्यू टू द बायोलॉजिकल चेंज। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे पास एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था इवन पावलव। इन्होंने ये लर्निंग डिस्कवर की थी और इन्होंने ये काम किस पे किया था? इन्होंने डॉग्स की डाइजेशन पे बेसिकली ये काम कर रहे थे, क्योंकि ये फिजियोलॉजिस्ट हैं तो डाइजेशन पे वर्क कर रहे थे। तो इवन पावलव ने ये देखा कि डॉग्स जब बेल रिंग होती है तो उनका जो सलाइवा है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब पावलव ने ये फाउंड किया दैट डॉग्स लर्न टू पेयर द साउंड्स इन द एनवायरनमेंट वेयर दे वर फेड विद द फूड दैट वाज गिवन टू देम एंड बिगिन टू सैलिवेट सिंपली अपॉन हियरिंग द साउंड्स। यहाँ पर अभी उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वो जस्ट ये देख रहे हैं कि जैसे ही उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे उनको खाना खिलाया जाता है वहाँ पे कुछ डिफरेंट तरह के शोर भी हो रहे होते हैं उसके साथ के, मतलब कोई खाना लेके आ रहा है, पाँव के स्टेप्स हैं या बर्तनों का शोर है, तो वो जैसे ही वो ये चीज़ सुनते हैं, हालांकि उनको खाना नहीं दिया लेकिन उनकी जो सैलिवेशन है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो जस्ट वो हेयर साउंड की सुनते हैं और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अब उसकी बेस पे पावलव ने डिड्यूस्ड किया क्या? बेसिक प्रिंसिपल क्लासिकल कंडीशनिंग का। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? People and animals can learn to associate neutral stimuli, for example sounds. Sounds क्या है? Neutral stimuli. Neutral stimuli का मतलब कि इसका एज इट इज़ हमारे बिहेवियर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, न्यूट्रल होता है, अपनी जगह पे काम कर रहा होता है, ना इधर का ना उधर का। ठीक है, अब क्या हुआ है कि विद स्टिमुलस के साथ ये वर्क कर रहा है। एक एक्चुअली वहाँ पे अनकंडीशनड स्टिमुलस मौजूद है दैट प्रोड्यूस रिफ्लेक्सिव इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल फूड, and will learn to respond similarly to the new stimulus as they did to the old one.
ठीक है, क्योंकि खाने को देख के सलाइवा की प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो न्यूट्रल स्टिमुलस है उसकी मौजूदगी में से ही वो जो स्टिमुलस है, न्यूट्रल स्टिमुलस, उसकी मौजूदगी से ही सैलिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो वो ओरिजिनल स्टिमुलस जिसकी वजह से ये रिस्पांस प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? खाना है, फूड है। और न्यूट्रल स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? साउंड है। अब अनकंडीशनड स्टिमुलस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अनकंडीशनड, यूएस मीन अनकंडीशनड स्टिमुलस, या यूसीएस का मतलब भी अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है। ठीक है, दोनों टर्म्स का एक ही मतलब है, अगर आती हैं तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह यू आर अनकंडीशनड रिस्पांस या फिर यूसीआर अनकंडीशनड रिस्पांस, दोनों एक ही बातें हैं। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस इज डिफाइंड एज समथिंग दैट elicits a natural reflexive response। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? जिसकी वजह से नेचुरल और रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स आता है। सो इन द क्लासिकल पेविलियन पैराडाइम द यूएस इज फूड। Food elicits a neutral involuntary response of salivation. This response is called the unconditioned response। क्योंकि हम वो स्टिमुलस हमने कंडीशन नहीं किया होगा, वो एक नेचुरल है और उसकी वजह से एक नेचुरल रिस्पांस आ रहा है, तो वो जो नेचुरल रिस्पांस आ रहा है उसको भी हम अनकंडीशन कह रहे हैं, क्योंकि हमने इन दोनों की आपस में कंडीशनिंग की ही नहीं है। ये नेचुरल है कि एक चीज़ को देख के आपका रिस्पांस ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? थ्रू रिपीटेड पेयरिंग विद द न्यूट्रल स्टिमुलस सच एज बेल, जो हमारे पास अनकंडीशनड स्टिमुलस है, मतलब खाना है, अगर हम इसकी रिपीटेड पेयरिंग करते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि हमारे पास साउंड है, बेल है, उसके साथ अगर हम इसकी पेयरिंग कर देते हैं तो फिर जो एनिमल्स हैं वो इन दोनों चीज़ों को एसोसिएट कर लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ एसोसिएट होती हैं कि जैसे ही बेल रिंग होगी हमें खाना मिलेगा, तो सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती है। अब क्या हुआ? वन द बेल एलिसिट्स सैलिवेशन अ कंडीशनड रिस्पॉन्स, it is no longer a neutral stimulus but rather a conditioned stimulus। अब वो जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो किस में चेंज हो गया है? कंडीशनड स्टिमुलस में चेंज हो गया, और उस कंडीशनड स्टिमुलस के बाद अब हमारा जो भी बिहेवियर आता है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स है हमारा, क्योंकि बेल के रिंग होने से सैलिवेशन तो प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। अब जो सैलिवेशन प्रोड्यूस हो रही है, सैलिवेट हो रहा है, वो बेल की वजह से हो रहा है। सो अब हमारा जो रिस्पॉन्स था वो कंडीशनड हो गया, किसके साथ? बेल के साथ। यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर है। बिफोर कंडीशनिंग क्या है? बेल रिंग हो रही है लेकिन डॉग पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके सामने खाना आता है तो रिस्पांस आना शुरू हो जाता है डॉग की तरफ से। डॉग पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था? इवन पावलव ने। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ है? जैसे ही बेल रिंग होती है उसके साथ ही खाना आ जाता है, दोनों चीज़ें एक साथ पेयर कर दी जाती हैं तो सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती है। सो ड्यूरिंग कंडीशनिंग ये होता है जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें हम बेल और फूड को एक साथ हम सामने लेकर आ रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं डॉग के सामने, तो उसकी ट्रेनिंग हो रही है कि ये दोनों चीज़ें आपस में एसोसिएट करती हैं। अब जब ये दोनों चीज़ें हमने एसोसिएट कर दी हैं तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा? जैसे ही बेल रिंग होगी तो एक कंडीशन रिस्पॉन्स हमें डॉग की तरफ से देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ द रिस्पॉन्स आफ्टर कंडीशनिंग। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया बिफोर कंडीशनिंग क्या था, ड्यूरिंग कंडीशनिंग किस तरह से हमने ट्रेनिंग की, और आफ्टर कंडीशनिंग किस तरह से चीज़ें एसोसिएट हो गई। ठीक है, सो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमारे पास आती हैं डिफरेंट टर्म्स। लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस वंस द एनिमल रिस्पॉन्ड टू कंडीशनड स्टिमुलस विदाउट अ प्रेजेंटेशन ऑफ द unconditioned stimulus. This learning is also called the acquisition. So acquisition क्या है? Acquisition है since the animals have acquired a new behavior. So acquisition यहाँ पे क्या है? learning उस वक्त होती है जब हम एनिमल्स का जो वो रिस्पॉन्स है जो कंडीशनड स्टिमुलस के बगैर भी अगर वो अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ वो सारा रिस्पांस आए तो हम उसे कहते हैं एक्विजिशन। इसको फर्दर मैं आपको एक टेबल में एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्विजिशन क्या है।
अब हमारे पास यहाँ पे एक्विजिशन क्या है कि हम चीज़ों को लर्न कर देना, चीज़ें लर्न करना एक दूसरे के साथ। तो एक्विजिशन क्या है, ये विल अकर फास्टेस्ट इफ द बेल इज रंग एंड वाइल इट इज स्टिल रिंगिंग द डॉग्स आर प्रेजेंटेड विद फूड। दिस प्रोसीजर इज़ नोन एज डिलेड कंडीशनिंग। एक्विजिशन कब बहुत ज़्यादा फास्टर अकर होती है, जब हम बेल भी रिंग कर रहे हैं और उसके साथ अभी वो रिंग हो रही है और हम डॉग को खाना भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं डिलेड कंडीशनिंग। तो फास्टेस्ट कंडीशनिंग कब होगी एक्विजिशन में, जब डिलेड कंडीशनिंग होगी। और लेस इफेक्टिव मेथड कौन से हैं लर्निंग के, इसमें हमारे पास तीन तरह के मेथड हैं। सबसे पहले ट्रेस कंडीशनिंग, सेकंड इज सिमल्टेनियस कंडीशनिंग एंड थर्ड वन इज़ बैकवर्ड कंडीशनिंग। ये लेस इफेक्टिव मेथड्स हैं लर्निंग के। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या है, द प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशन स्टिमुलस फॉलोड बाय अ शॉर्ट ब्रेक फॉलोड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द अनकंडीशनड स्टिमुलस। अब यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रल स्टिमुलस फॉर एग्जांपल बेल है, सबसे पहले हम वो हमारा जो कंडीशन स्टिमुलस बेल है उसको रिंग करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम प्रेजेंट करते हैं खाना। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रेस कंडीशनिंग। जैसे हम अगर किसी को ट्रेस कर रहे हों तो हम उससे थोड़ा सा शॉर्ट एक ब्रेक के थोड़ा सा ब्रेक होता है हमारे और उनके स्टेप्स में, कि हम बिल्कुल उनके साथ साथ नहीं होते, उनके आगे भी नहीं होते, उनके पीछे होते हैं। और जब पीछे होते हैं तो हमारे फुट स्टेप्स में थोड़ा सा डिस्टेंस भी होता है। सो ट्रेस कंडीशनिंग को इस तरह से याद रखना है आपने कि जो हमारी बेल रिंग हो रही है वो स्टिमुलस जिसको हमने कंडीशन किया है वो पहले प्रेजेंट होगा, और जो हमारे पास अनकंडीशन स्टिमुलस है मतलब खाना है वो थोड़े वक्फे के बाद प्रेजेंट होगा। सो इस तरह की अगर हम कंडीशनिंग करेंगे तो ये एक लेस इफेक्टिव लर्निंग मेथड है। इसी तरह से है सिमल्टेनियस कंडीशनिंग। इसमें क्या है कि हम दोनों चीज़ें खाना और बेल दोनों को एक साथ प्रेजेंट कर देते हैं, तो वो एसोसिएशन नहीं होगी। हमें नहीं पता कि उसको जो भी रिस्पांस आ रहा है वो खाने को देख के आ रहा है या फिर बेल को देख के हो रहा है। सो दैट इज़ सिमल्टेनियस कंडीशनिंग। ये भी लेस इफेक्टिव मेथड है कि आप दोनों चीज़ें एक साथ प्रेजेंट कर दें। फिर इसी तरह से हमारे पास थर्ड है बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या है कि हम खाना पहले प्रेजेंट कर दें और उसके बाद हम बेल रिंग करें। सो ये वाला मेथड तो बिल्कुल ही इनइफेक्टिव है। अब इसी तरह से हम जो भी चीज़ें लर्न करते हैं उसको डेफिनेटली हम अनलर्न भी करते हैं। व्हाट कैन बी लर्नड कैन बी अनलर्नड। इन साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग अ बिहेवियर इज़ नोन एज एक्सटेंशन। अगर हम कोई चीज़ लर्न कर लेते हैं तो उसे हम एक्विजिशन कहते हैं, और अगर हम उसे अनलर्न करना चाहते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन कब होती है, जब हमारा कंडीशन स्टिमुलस है। कंडीशन स्टिमुलस कौन सा है, हमारा बेल है। बेल को अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे, वो ज़्यादा देर तक रिंग नहीं होगी, तो वो हमारा बिहेवियर जो है वो एक्सटेंड कर जाएगा। मतलब अब बेल के साथ हमारी एसोसिएशन नहीं रहेगी, हमारा जो रिएक्शन आ रहा था, जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो अब नहीं रहेगा। सो दैट इज़ द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज़ अचीव्ड, अगर हम इसको अचीव करना चाहते हैं देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिपीटेडली प्रेजेंटिंग द कंडीशन स्टिमुलस विदाउट द अनकंडीशन। मतलब अगर बेल तो रिंग हो रही है लेकिन उसके साथ हम खाना नहीं दे रहे, सो इस तरह से हम बिहेवियर्स को अनलर्न कर देते हैं। दस ब्रेकिंग द एसोसिएशन बिटवीन द टू, इस तरह से जिन दोनों के दरमियान जो एसोसिएशन थी वो ब्रेक हो जाती है। If one rings the bell over and over again and never feeds the dog will ultimately learn not to salivate to the bell। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि एक्सटेंशन क्या है। हम कंडीशन स्टिमुलस दे रहे हैं लेकिन उसके साथ जो हमारा खाना है जो ऑलरेडी अनकंडीशन स्टिमुलस है वो हम नहीं दे रहे, क्योंकि हमने कंडीशनिंग किसकी की है, बेल की है। तो अब हम बेल की खाने के साथ की, अब हमने बेल को ही खाने से उसकी जो एसोसिएशन है उसको ब्रेक करना है। तो डेफिनेटली अब हम बेल तो रिंग करेंगे लेकिन खाना नहीं देंगे, तो ये क्या होगा, बिहेवियर अनलर्न हो जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटेंशन। अब यहाँ भी देखने में आया कि अगर हम इन जिनकी हमने ट्रेनिंग की है, कंडीशनिंग की है, अगर हम उनको थोड़ा सा टाइम दे दें तो मतलब 1 दिन का, 2 दिन का या 2 घंटों का, अगर हम एक्सटेंशन के बाद उनको थोड़ा ब्रेक दे दें तो हमें स्पॉन्टेनियस रिकवरी देखने में मिलेगी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है कि जो हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स है वो हालांकि गायब हो चुका है, हम उस पर फर्दर ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे, लेकिन जो उनका रिस्पॉन्स था जो उन्होंने पहले से अनलर्न किया था वो अचानक से अपेयर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी।
अचानक से कैसे अपेयर हुआ, 2 दिन का ब्रेक लिया या 3 घंटे का ब्रेक लिया, उसके बाद जब बेल रिंग हुई तो उनको फ़ौरन से फील होता है कि अब खाना भी मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, सैलिवेशन प्रोडक्शन उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि अचानक से वो जो हमने कंडीशन चीज़ें की थी वो रिकवर हो जाना। सो दैट इज़ द स्पॉन्टेनियस रिकवरी। Often animals conditioned to respond to a certain stimulus will also respond to similar stimuli. अब क्या है कि हमने इनकी जो कंडीशनिंग की है वो बेल के साथ की है। अब किसी भी तरह की बेल बजेगी तो जो हमारे एनिमल्स हैं वो उस पर रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब उनको लगता है कि जितनी भी टाइप्स की बेल हैं उन सब पे उनको खाना मिलेगा। तो दैट इज़ दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन। अब हमने इस जनरलाइजेशन को डिस्क्रिमिनेट करना होता है। डिस्क्रिमिनेट हम कैसे करेंगे, अब हम वहाँ पे बहुत सारी बेल्स होंगी कि अब हमें उन्हें डिस्क्रिमिनेट करना सिखाना है कि उनको कौन सी तरह की बेल पे रिस्पॉन्स करना है और किस बेल पे उनको रिस्पॉन्स नहीं करना। सो यहाँ पे हम अब उनकी जनरलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि उनको स्पेसिफिक बेल पर ही सलाइवा प्रोड्यूस होना चाहिए, ना कि हर किस्म की बेल पे। तो अब हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की बेल्स होंगी, उन बेल्स में हम उनको बार बार सुनाएंगे, लेकिन उसके साथ जो ओरिजिनल बेल है उसके साथ ही हम खाना देंगे। बेल्स तो बहुत सारी बज रही हैं, सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन थोड़ा ब्रेक आ रहा है, उस पर उनको खाना नहीं दिया गया। अब हम एक जो हमारी ओरिजिनल बेल है हम बस उसी के बजने पे उनको खाना दे रहे हैं। तो इस तरह से हम उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इसी तरह जैसे हमने घरों में डॉग्स रखे होते हैं तो वो कोई भी कार आती है तो वो भाग के जाते हैं कि शायद ये मेरे ऑनर की कार है, तो वहाँ पे वो क्या कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। लेकिन उसको डिस्क्रिमिनेशन सिखाई जाती है कि जो हमारी अपनी कार है उसमें अगर आपका मालिक आ रहा है तो वो इस तरह से एंटर होगा, इस तरह से बेल बजाएगा और आके आपको इस तरह से बुलाएगा, या कोई भी साउंड या उस कार की बेल, तो उसके साथ उसको स्पेसिफिकली एसोसिएट कर दिया जाता है ताकि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके कि उसे किस पे रिस्पॉन्स देना है और किस पे नहीं देना। सो ये है हमारे पास जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पर मैं आपको ये सारी टर्म्स जो हमने अभी पढ़ी हैं, एक्विजिशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम यहाँ पे एक दफ़ा से फिर देख लेते हैं। एक्विजिशन क्या है, द डॉग लर्न्स टू सैलिवेट टू द बेल। ठीक है, लर्निंग कर ली है कि उससे इस बेल के साथ एसोसिएशन है उसकी खाने की, सो दैट इज़ एक्विजिशन। एक्सटेंशन क्या है, द डॉग अनलर्न द बेल और बेल एंड फूड कनेक्शन एंड सीजेस टू सैलिवेट टू द बेल। स्पॉन्टेनियस रिकवरी आफ्टर एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी आफ्टर एक्सटेंशन होती है। एंड अ पीरियड ऑफ रेस्ट, द डॉग सैलिवेट्स व्हेन हियरिंग द बेल, सो दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। देन जनरलाइजेशन, द डॉग सैलिवेट्स टू अदर बेल लाइक नॉइसेस। डिस्क्रिमिनेशन, द डॉग लर्न्स टू सैलिवेट ओनली टू द साउंड ऑफ द स्पेसिफिक बेल। सो ये हमारी जो 5 टर्म्स हैं, इन 5 टर्म्स में ये डिफरेंस है। अब ये जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग है इसको ह्यूमंस के ऊपर भी यूज़ किया गया और उसमें जो बहुत ही एथिकली क्वेश्चनेबल स्टडी थी वो थी किसकी, जॉन वॉटसन की एंड रोसाली रेनर की। इन्होंने एक छोटा सा बॉय, लिटिल बॉय एल्बर्ट, इसको कंडीशन किया था। हमने इस पे पहले भी जिक्र किया था कंडीशनिंग का। इन्होंने कंडीशनिंग की थी एल्बर्ट की, और वो जो हमारे पास वाइट रैट थे, फरी वाइट रैट, उससे उसने खौफ पैदा किया था, तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू किया था। अब जो लिटिल एल्बर्ट था उसको वाइट फ्लफी रैट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। अब उसकी रिपीटेडली पेयरिंग की गई लाउड नॉइस के साथ। वॉटसन और रेनर ने एल्बर्ट को ये सिखाया कि अगर वो रैट्स को देखेगा तो वो रोएगा। सो इसके लिए उसको रुलाने के लिए उन्होंने क्या किया, लाउड नॉइस को एसोसिएट कर दिया रैट्स के साथ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो भी उसका रिस्पॉन्स था, नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ फेयर, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, सॉरी यहाँ से, इन दिस एग्जाम्पल द लाउड नॉइस इज़ द अनकंडीशनड स्टिमुलस। लाउड नॉइस क्या था, अनकंडीशनड स्टिमुलस था। पहले लाउड नॉइस के साथ उसको कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज इट एलिसिट्स द इनवॉलेंट्री, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री एलिक्स हो रहा है, इसका किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। एंड द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ फेयर, एंड इन लिटिल एल्बर्ट केस इट्स क्राइम।
ठीक है। जब लाउड नॉइज़ आ रहा है ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है और इनवॉलेंट्रीली है, अगर इसका हम नेचुरल रिस्पांस देखें तो डेफिनेटली खौफ होगा। अगर हमें कुछ भयानक सी अजीब सी आवाज़ें सुनाई दें तो हमें खौफ तो महसूस होगा। और लिटिल एल्बर्ट के केस में उसमें फेयर तो था, लेकिन उसने साथ साथ रोना भी शुरू कर दिया जब उसके इस अनकंडीशनड स्टिमुलस को कंडीशन कर दिया। किसके साथ? रैट्स के साथ। अब यहाँ पे रैट क्या था? वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। रैट को देख के तो कुछ भी नहीं हो रहा कि वो तो उसे पसंद करता है। अब कुछ हो रहा है, वो किसको देख के हो रहा है? लाउड नॉइज़ को देख के, कि नॉइज़ होगा तो खौफ होगा। अब खौफ को एसोसिएट कर दिया है रैट के साथ। दैट बिकम्स द कंडीशनड स्टिमुलस। सो अब यहाँ पे रैट क्या हुआ है? ये कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। एंड द कंडीशनड रिस्पॉन्स इज़ क्राइंग। क्योंकि रैट कंडीशनड हो गया है तो अब रैट को देख के वो रोएगा कि अगर रैट मुझे नज़र आएगा तो इसके साथ लाउड नॉइज़ भी आएगा। सो वो रैट को देखते ही रोना शुरू कर देता है। अब एल्बर्ट ने इस सारे खौफ को जो कंडीशनिंग की थी उसको उसने जनरलाइज कर दिया। अब वो ऐसी सारी चीज़ें, चाहे वो वाइट रैबिट है, अ मैंस वाइट बियर्ड है, या कोई भी वैरायटी है जो वाइट है, फ्लफी थिंग्स हैं, उन सब को देख के वो रोना शुरू कर देता था। सो उसने क्या किया? इस सारी कंडीशनिंग को जनरलाइज कर लिया। सो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एथिकली क्वेश्चनेबल रिसर्च थी, लेकिन काफ़ी फेमस रिसर्च थी। अब दिस एग्जाम्पल इज़ एन इलस्ट्रेशन ऑफ व्हाट इज़ नोन एज अवर्सिव कंडीशनिंग। अवर्सिव कंडीशनिंग क्या होती है? Aversive condition, whereas Pavlov's dog were conditioned with something pleasant, मतलब food. Baby Albert was conditioned to have a negative response to a white rat. Aversive conditioning has been used in a number of more socially constructive ways. For instance, to stop biting their nails, some people paint them with truly horrible tasting materials. Nail biting therefore becomes associated with a terrible taste, and the biting should cease. अब एवर्सिव कंडीशनिंग में क्या है? सबसे पहले तो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग देखी, उसमें हम कुछ समथिंग प्लेजेंट है, अच्छी चीज़ है जो हम उसके साथ ऐड कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि जो एल्बर्ट वाला एक्सपीरियंस हुआ उसमें हमने कुछ नेगेटिव एसोसिएशन की है, जिसकी वजह से नेगेटिव रिस्पॉन्स आया बच्चे के अंदर। अब एवर्सिव कंडीशनिंग में क्या है कि हम इसमें मोस्टली हम इसको तब यूज़ करते हैं जो सोशली कंस्ट्रक्टिव वेज हों, ताकि हम ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट कर सकें जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम नेल बाइट कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर पेंटिंग कर देते हैं। अगर कोई बच्चा थंब सकिंग कर रहा है तो हम उसके ऊपर कुछ लाइक हॉरिबल सा टेस्ट उसके ऊपर लगा देते हैं कि टेस्टिंग मटेरियल, कि जब वो उसको सक करेगा या बाइट करेगा तो उसको कुछ टेरिबल सा टेस्ट फील होगा और उसकी एसोसिएशन हो जाएगी, और जब भी वो बाइट करने लगेंगे तो उन्हें याद आ जाएगा कि इससे टेरिबल टेस्ट आएगा, तो वो फिर बाइट नहीं करते या थंब सकिंग नहीं करते। तो दैट इज़ द एवर्सिव कंडीशनिंग। इसके बाद है वंस अ कंडीशनड स्टिमुलस एलिसिट्स अ कंडीशनड रिस्पॉन्स, it is possible briefly to use that conditioned stimulus as a unconditioned stimulus in order to condition a response to a newly stimulus. इस सारी बात का क्या मतलब है? इस सारी बात का मतलब ये है कि जब हम कंडीशन स्टिमुलस के साथ कंडीशन रिस्पॉन्स हमारा एसोसिएट हो गया है, तो अब हम ये करेंगे कि जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस मतलब बेल है उसे अनकंडीशन करेंगे, और इस बेल को हम एसोसिएट कर देंगे किसी और चीज़ के साथ कि ये तो ऑलरेडी बेल कंडीशन है, बेल को अनकंडीशन कर देंगे और एक और हम स्टिमुलस ले आएंगे, उसके साथ हम खाने की कंडीशनिंग कर देंगे। सो इस चीज़ को हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग क्या है? बेल रिंग होती है, उसके बाद खाना मिलता है, तो बेल की साउंड पे ही डॉग की सैल्वेशन स्टार्ट हो जाती है। दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग। इसके बाद हम बेल हो उसको हम पेयर कर देते हैं लाइट फ्लैश ऑफ लाइट के साथ। बेल बजती है, लाइट फ्लैश होती है, बेल बजती है, उसके बाद खाना आता है, तो ये हम ट्रेनिंग करेंगे। अब बेल जो है वो अनकंडीशनड हो जाएगी, तो जस्ट हम फ्लैश लाइट का फ्लैश जैसे ही आएगा तो हम कहेंगे कि बस खाना आने वाला है। सो इस चीज़ को हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग। तो यहाँ पे इस टेबल में हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग में पहले ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में क्या है? फूड, प्रेजेंटेशन ऑफ बेल प्लस फूड, सैल्वेशन स्टार्ट होगी। एक्विजिशन में प्रेजेंटेशन ऑफ बेल एंड सैल्वेशन स्टार्ट होगी, जस्ट बेल बजती है एंड सैल्वेशन स्टार्ट। सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग में क्या है?
पहले इसके लिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग पहले से डेवलप हुई हो, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के बगैर डेवलप नहीं होती। ट्रेनिंग में क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ लाइट आएगी, फिर बेल होगी, उसके बाद सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे फूड निकल चुका है क्योंकि हमारी ऑलरेडी ट्रेनिंग एक्विजिशन में हो चुकी हुई है, बेल के साथ सेलिब्रेशन हो रही है। अब हम सेकंड ऑर्डर में बेल लेंगे, बेल के साथ एसोसिएट कर देंगे लाइट को, सेलिब्रेशन स्टार्ट होगी। और एक्विजिशन क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, जैसे ही लाइट प्रेजेंट होगी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ द सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग। अब आती है जी बायोलॉजी एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। बायोलॉजी कहती है कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में जब भी हम कोई चीज़ कंडीशन करते हैं तो एक न्यूरल वे बन जाता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक कनेक्शन बन जाता है जिसकी बेस पे हम ये सारी चीज़ें लर्न कर लेते हैं और नेक्स्ट हम उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव भी कर रहे होते हैं। सो एज इज एविडेंट फ्रॉम इट्स डिस्क्रिप्शन, क्लासिकल कंडीशनिंग कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन वन वांट्स टू पेयर एन इनवॉलेंटरी नेचुरल रिस्पॉन्स विद समथिंग एल्स। क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं हम सिर्फ उसी वक्त यूज़ कर सकते हैं जब कोई चाहता है कि वो अपने इनवॉलेंटरी या नेचुरल रिस्पॉन्स को किसी ऐसी चीज़ के साथ रिस्पॉन्स कर दे जो वहाँ पे मौजूद नहीं है या जिसको देख के वो रिस्पॉन्स नहीं करता। Once one has identified such as unconditioned stimulus, can a subject be taught to pair it equally easily with the conditioned stimulus? अब यहाँ पे ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर हम अनकंडीशन स्टिमुलस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो क्या किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसको सिखाना आसान होगा कि हम वो इक्वली इस अनकंडीशन स्टिमुलस को कंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर कर ले? क्या हम किसी को ये सिखा सकते हैं कि हम उसके जो भी कंडीशनड स्टिमुलस है और अनकंडीशन स्टिमुलस है हम उसकी पेयरिंग करें? कोई भी चीज़ हमें उसको सिखानी है तो हम उसकी पेयरिंग करें, सबसे पहले ये सारा प्रोसीजर करें, उसकी ट्रेनिंग करें, तभी वो रिस्पॉन्स उसका आएगा। सो इज़ दैट पॉसिबल कि किसी भी सब्जेक्ट को हम ये पेयरिंग सिखाएं या हमारे लिए इजी होगा ये सारी ट्रेनिंग करना एक नॉर्मल ह्यूमंस के ऊपर? सो डेफिनेटली नॉट। हमारे नॉर्मल लाइफ में ये जो कंडीशनिंग होती है ये ऑटोमेटिकली हो रही होती है, ठीक है। So the research suggests that animals and humans are biologically prepared to make certain connections more easily than others. हमारे जो humans हैं या animals हैं इनमें ये जो पेयरिंग हो रही होती है ये ऑटोमेटिकली हो रही होती है और बहुत इजी वे में हो रही होती है। इसके लिए हमें इस कदर ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले यहाँ पर है लर्नड टेस्ट एवर्जन। लर्नड टेस्ट एवर्जन्स, किसी ने इसका नाम सुना है पहले, लर्नड टेस्ट एवर्जन्स का? नहीं, जो लिटिल एल्बर्ट की जो कंडीशनिंग की थी उसको अनलर्न नहीं करवाया गया। ब्लूबर्ड आपने क्वेश्चन पूछा, उसको अनलर्न नहीं करवाया गया, इसीलिए वो क्या कहते हैं एथिकली क्वेश्चनेबल था कि एक बच्चे के अंदर आप एक डेंजरस किस्म की लर्निंग कर रहे हैं जो उसके लिए लाइफ लॉन्ग बन गई है। सो उसको अगर वो अनलर्न करवा देते तो शायद इतना क्वेश्चनेबल ना होती उनकी रिसर्च। अब ये लर्नड टेस्ट एवर्जन क्या होता है? आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम डिफरेंट टेक्निक्स में जब हम थेरेपीज़ कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे एवर्जन थेरेपी यूज़ करते हैं और कौन कौन से डिसऑर्डर्स पे हम एवर्जन थेरेपी यूज़ करते हैं इसी थ्योरी को सामने रखते हुए। सो लर्नड टेस्ट एवर्जन्स क्या है? इसका होता ये है कि अगर हमने कोई खाना खाया है या कोई ड्रिंक पी है तो उसके बाद हमें नौजिया हो जाता है। सो हम क्या कर लेते हैं कि हमें उस फूड या ड्रिंक के साथ हमारी एवर्जन डेवलप हो जाती है कि अगर हमने इस खाने को खाया तो हमें नौजिया हो जाएगा। वो बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, हमारे बुज़ुर्ग अगर हमने कहें कि ये वाटरमेलन या तरबूज खा लें तो अगर उनको बाय चांस उसके बाद अगर हैज़ा हो जाता है तो उन्होंने वो बिहेवियर लर्न कर लिया है कि अगर मैंने तरबूज खाया तो मुझे हैज़ा हो जाएगा या मैं बीमार हो जाऊँगा, तो वो क्या करते हैं तरबूज को नहीं खाते। तो ये क्या हो गया? लर्नड टेस्ट एवर्जन, कि इस चीज़ के खाने से मैं बीमार हो जाता। सो ये क्या हुआ हमारे पास? लर्नड टेस्ट एवर्जन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास
टेस्ट एवर्जन है मोस्ट कॉमनली अकर विद स्ट्रॉन्ग एंड अनयूजुअल टेस्ट। अब ये ज़्यादातर कब अकर होती है, जब टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या अनयूजुअल होता है, हम उससे पहले से अवेयर नहीं होते। और यहाँ पर ये फूड क्या है, ये कंडीशन द कंडीशन स्टिमुलस मस्ट बी सेलिएंट इन ऑर्डर फॉर अस टू लर्न टू अवॉइड इट। सेलिएंट स्टिमुलस क्या होते हैं, दीज आर इजीली नोटिसेबल एंड देयरफॉर क्रिएट अ मोर पावरफुल कंडीशन रिस्पॉन्स। सो सेलिएंट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग हो और अनयूजुअल टेस्ट हो उस फूड का, ताकि हमारी उसके लिए जो भी हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स है वो भी उतना ही पावरफुल हो, हम उसको इजीली नोटिस भी कर सकें कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या अनयूजुअल है, हमने ऐसा पहले कभी नहीं खाया। सो समटाइम्स टेस्ट एवर्जन आर एक्वायर्ड विदाउट गुड रीज़न। समटाइम्स क्या होता है कि कोई एक अच्छी रीज़न भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम एवर्जन जो है वो एक्वायर कर लेते हैं, उसको लर्न कर लेते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अफ्तारी की है, अफ्तारी करने के थोड़ी देर बाद हम बीमार हो जाते हैं, हमें फ्लू हो जाता है या स्टमक एक स्टार्ट हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि क्योंकि हमने ये चीज़ खाई थी इसकी वजह से हम बीमार हो गए। सो इस चीज़ को इसलिए हम इसको कहते हैं कि समटाइम्स हम एवर्जन जो हैं वो विदाउट एनी रीज़न क्रिएट कर लेते हैं, कि हालांकि थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है, उसके बाद आप बीमार हुए, फ़ौरन से कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने उसकी कंडीशनिंग कर ली है किसके साथ, अफ्तारी के साथ, कि अफ्तारी मैंने की थी, इसमें मैंने ये चीज़ खाई और इसके बाद मुझे ये सब कुछ हो गया। सो अब आप क्या करेंगे, उस अफ्तारी में जिस भी खाने को आप वजह बता रहे हैं उस खाने को आप नहीं खाएंगे। सो अब ये सारा जो एक्सपेरिमेंट था, इस तरह की ये जो हमारे पास लर्न एवर्जन थ्योरी है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया था किसने, जॉन ग्रेसिया एंड रॉबर्ट कॉलिंग ने। इन दोनों ने एवर्जन थेरेपी जो है हमारे पास टेस्ट एवर्जन है, इसके ऊपर इन्होंने वर्क किया था। क्या वर्क किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था? अब यहाँ पर इन्होंने रैट्स को बेसिकली निशाना बनाया था अपने एक्सपेरिमेंट का और उनकी एसोसिएशन की थी। अब यहाँ पे इन्होंने इन रैट्स के 4 ग्रुप बना दिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के में, ताकि वो इनके में जो कॉम्बिनेशन है कंडीशन स्टिमुलस का और अनकंडीशन स्टिमुलस का, उसको वो चेक कर सकें कि बेसिकली इनके साथ होता क्या है। टेस्ट एवर्जन, अनयूजुअल जो टेस्ट है या कोई पावरफुल टेस्ट है किसी चीज़ का, तो उसके साथ नोज़िया या कोई भी चीज़ फेयर, उसको कनेक्ट करके देखें कि एक्चुअल में होता क्या है। सो इसको हम यहाँ पे टेबल में समझते हैं। अब इन्होंने क्योंकि 4 ग्रुप्स बनाए थे, एक ग्रुप को उन्होंने लाउड नॉइज़ दिया, 2 ग्रुप्स को वो लाउड नॉइज़ दे रहे हैं जो कि कंडीशनड स्टिमुलस है, और 2 को वो स्वीट वाटर दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 में लाउड नॉइज़ है, 2 में स्वीट वाटर है, कंडीशन स्टिमुलस है। ये अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है कि जब उन्हें शॉक लगता है तो उन्हें खौफ महसूस होता है। ठीक है, सो ये इनका लर्नड रिस्पॉन्स है। शॉक लगेगा, फेयर महसूस होगा, तो ये चीज़ें तो नेचुरल हैं। अब उन्होंने इसके साथ कंडीशनिंग किसकी कर दी, लाउड नॉइज़ की। तो लाउड नॉइज़ के साथ जब शॉक भी लगेगा तो उनको खौफ महसूस होगा, तो अब बेशक उनको शॉक ना भी लगे, उनको लाउड नॉइज़ सुनाएंगे तो फेयर महसूस होगा, जैसे कि एल्बर्ट बेंडोरा के साथ किया। अब इसके बाद रेडिएशन होती है, मतलब नोज़िया होता है अगर हमें, तो हमें उसके साथ फेयर की एसोसिएशन नहीं होती कि नोज़िया होने से क्या खौफ महसूस होना। लेकिन अब हमने इसको कंडीशन कर दिया है नोज़िया को लाउड नॉइज़ के साथ, तब भी उनमें कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जब हमारी नोज़िया जो हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस है उसकी वजह से हमें खौफ महसूस नहीं हो रहा, तो उसकी हम लाउड नॉइज़ के साथ कंडीशनिंग करके करेंगे क्या, तो हमें खौफ महसूस नहीं हो रहा उसके साथ। फिर इसी तरह से शॉक दे रहे हैं लेकिन हमें खौफ महसूस नहीं हो रहा जस्ट शॉक देने से। और अगर हम उनको उसके साथ मीठा पानी भी दे रहे हैं तब भी उनको खौफ महसूस नहीं हो रहा। उस ग्रुप को कंडीशन कर दिया कि स्वीट वाटर के साथ अगर शॉक आता है तो कुछ नहीं होता, कोई खौफ महसूस नहीं होता, या वो स्वीट वाटर को अवॉइड नहीं कर रहा। अब हम स्वीट वाटर के साथ पहले नोज़िया है, रेडिएशन है, तो अब उसको हम क्या कर रहे हैं कि वो वाटर को अवॉइड कर रहा है। क्यों अवॉइड करेगा, क्योंकि उसके साथ स्वीट वाटर एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे खाने की चीज़ एसोसिएट हो गई है कि अगर नोज़िया होता है, क्योंकि वो मीठा पानी पीते हैं उसकी वजह से नोज़िया होता है, तो अब वो क्या करेंगे, वाटर को अवॉइड करेंगे। सो दैट वाज द बेसिकली एवर्जन, टेस्ट एवर्जन। अभी ये जो हमने सारा पढ़ा, जिसको हम कह रहे हैं कि ये एवर्जन होती है हमारी, लेट मी ओके, ये जो लर्नड टेस्ट एवर्जन है ना, इसको हम ग्रेसिया इफ़ेक्ट भी कहते हैं। ठीक है,
ग्रेसिया क्योंकि उसके हमारे जो है रिसर्चर उसका नाम है, तो लर्नड टेस्ट एवर्जन को हम ग्रेसिया इफ़ेक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा इसको CTA भी कहते हैं। CTA का मतलब है कंडीशन टेस्ट एवर्जन, तो ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं। लर्नड टेस्ट एवर्जन को हम ग्रेसिया इफ़ेक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा इसको CTA दैट मीन्स कंडीशन टेस्ट एवर्जन भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम है इस चीज़ के, ये आपने याद रखने हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलाई। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ अ काइंड ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन द एसोसिएशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस विद वंस बिहेवियर। अब ये क्या है? हमारे जो बिहेवियर के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जो नताइज हमें भुगतने पड़ते हैं, बेसिकली उसकी बेस पे हम लर्न कर लेते हैं, हम उन कॉन्सिक्वेंसेस के साथ अपने बिहेवियर्स को एसोसिएट कर देते हैं। सो दैट इज़ द ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब इस पे जो सबसे पहले काम किया था वो था एडवर्ड थॉर्नडाइक का। एडवर्ड थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? ये हमारे फर्स्ट रिसर्चर थे इस तरह की लर्निंग के ऑपरेंट कंडीशनिंग में। और इन्होंने हमें कौन सा लॉ दिया था? कोई याद है किसी को? इन्होंने हमें कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ इफेक्ट मैम। बिल्कुल, इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था। अब लॉ ऑफ इफेक्ट है क्या, तो यहाँ पे इसको समझते हैं। थॉर्नडाइक कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ फेमस एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग अ कैट इन अ पजल बॉक्स। तो अब थॉर्नडाइक ने अपनी बात को सामने रखने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था? कैट पे किया था। और कैट को कहाँ पे रखा था? पजल बॉक्स में रखा था। अब इस हंग्री कैट को उन्होंने लॉक कर दिया पिंजरे के अंदर और उस पिंजरे के बाहर रख दी उन्होंने खाने की डिश। अब क्या है कि जो कैट है, बिल्ली है, उसको उस पिंजरे से बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ताकि वो खाना ले सके जो बाहर पड़ा हुआ है, और बेचारी ऊपर से है भी भूखी। So Thorndike found that the amount of time required for the cat to get out of the box decreased over a series of trials. So कैट की बार बार ट्रायल करने के बाद पिंजरे से बाहर आने की जितनी भी ट्रायल्स थी, उसके ट्रायल्स थे, वो जब बहुत बार उसने उन चीज़ों को गो थ्रू किया, उस केज से उसने उसको बार बार मुख्तलिफ तरह के जो भी हरबे अपनाए होंगे, सो जो उसको पहली दफ़ा टाइम लगा तो बार बार करने के बाद वो टाइम ड्यूरेशन जो था वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो गया। सो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हुआ था। सो द कैट डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड सडनली हाउ टू गेट आउट ऑफ द केज। इसे ये पता लगा कि कैट को अचानक से नहीं पता लगा कि उसे पिंजरे से बाहर कैसे आना है, लेकिन बहुत सारी ट्रायल्स के बाद उसको ये समझ आ गई कि उसे पिंजरे से बाहर कैसे आना है, और वो जो टाइम ड्यूरेशन उसने फर्स्ट ट्रायल में स्पेंड किया था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा थॉर्नडाइक ने कि द कैट लर्न द न्यू बिहेवियर विदाउट मेंटल एक्टिविटी, कि जो भी कैट ने जो भी चीज़ लर्न की है उसमें उसकी कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं थी। सो बट रादर सिंपली कनेक्ट अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। उसके सामने एक स्टिमुलस रखा गया, खाना रखा गया, जिसकी वजह से उसने रिस्पॉन्स किया। तो उसमें उसकी किसी तरह की कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं थी। अब इसने बात कर दी है कि मेंटल एक्टिविटी नहीं थी, तो अब कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो भी थे वो इस पे बात ना करें। ये तो हो नहीं सकता कि आप किस तरह से कोई चीज़ लर्न कर लें और उसमें आपका मेंटल प्रोसेस शामिल ना हो, ये तो नहीं हो सकता। सो वो भी आगे चल के आएंगे। सो थॉर्नडाइक ने हमारे पास कौन सा दिया? लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। ठीक है, ये इफ़ेक्ट है उस स्टिमुलस का, और उस स्टिमुलस की बेस पे हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ लॉ ऑफ इफ़ेक्ट that states that if the consequences of a behavior are pleasant, the stimulus response connection will be strengthened and the likelihood of the behavior will increase. So थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि SR जो हमारे पास एक टर्म है, ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? SR। सो ये थॉर्नडाइक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो हम अक्सर इसको इवन पावलोव के साथ, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को हम कंडीशन और अनकंडीशन के साथ हम उसके साथ मैच कर देते हैं और गलत आंसर लगाते हैं। SR का जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस करवाई थी थॉर्नडाइक ने। इवन पावलोव का US और UR है, या फिर CS और CR है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन उस वक्त स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब उसके बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस में उसको एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। उसने कोई भी काम किया है और एज अ रिज़ल्ट उसको कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है, तो उसका वो बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है।
However, if the consequences of behavior are unpleasant, the SR connection will weaken and the likelihood of the behavior will decrease. अगर उसके consequences unpleasant हों, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेहनत की, आपके अच्छे मार्क्स मिल गए और आपको घर में बहुत ही गिफ्ट मिलते हैं, सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करेंगे, ऐसे ही है ना। और इसके बाद अगर आप मेहनत करके आते हैं, पोजीशन भी लेके आते हैं, लेकिन आपको कोई अवार्ड ही नहीं देता है, कोई आपको अप्रिशिएट ही नहीं करता, वो कहता है लो तुमने कौन सा तीर मार लिया, फलाना भी ऐसा फलाना भी ऐसा, बहुत सारों की एग्जाम्पल दे देते हैं कि आप अकेले 30 मार्क का नहीं हो, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आप जैसे मार्क्स लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, क्योंकि आपकी इस सारे जो भी आपने रिज़ल्ट गेन किया किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो अब आप उस तरह लगन और मेहनत से जैसे पहले पढ़ रहे थे अब नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाता है कि हमारा बिहेवियर ऐसा ऐसा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद इसने यूज़ की द टर्म जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग की टर्म थॉर्नडाइक ने ही यूज़ की थी ताकि वो अपने जो भी इन्होंने वर्क किया था इसको डिस्क्राइब कर सकें, क्योंकि इनका ये बिलीव था कि दैट कॉन्सिक्वेंसेस वाज इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग फ्यूचर बिहेवियर्स, क्योंकि जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और हमारे फ्यूचर बिहेवियर को शेप अप करते हैं। सो डेफिनेटली ऐसा ही होता है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग होती है। अगर हमें कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे किसी भी तरह से, चाहे वो वर्ड्स हों कुछ भी हों, तो वो टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी बेस पे हम अपने फ्यूचर बिहेवियर को शेप अप कर लेते हैं। ओके जी, इसके बाद आते हैं BF स्किनर। BF स्किनर ने हमें इंट्रोड्यूस करवाई कौन सी टर्म, ऑपरेंट कंडीशनिंग की टर्म। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ द बेस्ट नॉन BF Skinner is the best known psychologist to research this form of learning. Skinner invented a special contraption aptly named a Skinner box. अब Skinner ने जिस पे काम किया था वो था Skinner box, और Skinner box में क्या करते हैं, ये भी रिसर्च हुई थी एनिमल्स की लर्निंग के ऊपर कि एनिमल्स किस तरह से लर्न कर लेते हैं। स्किनर बॉक्स क्या था, स्किनर बॉक्स यूजुअली हैज़ अ वे टू डिलीवर फूड टू एन एनिमल एंड अ लीवर टू प्रेस और डिस्क टू पीक इन ऑर्डर टू गेट द फूड। स्किनर बॉक्स में बेसिकली एक ऐसा वहाँ पे बॉक्स था जहाँ पे अगर वो लीवर को प्रेस करते हैं तो उनको खाना मिल जाता है। द फूड इज़ कॉल्ड रीइंफोर्सर। यहाँ पे आपने टर्म में डिफरेंस याद रखना है कि यहाँ पे फूड क्या है, रीइंफोर्समेंट है, एंड द प्रोसेस ऑफ गिविंग द फूड इज़ कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। अगर आपको अप्रिशिएट करते हैं तो वो जो एप्रिसिएशन है इटसेल्फ वो क्या है, रीइंफोर्सर है कि आपको अप्रिशिएट किया गया है आपकी हाई परफॉर्मेंस पे। किस तरह से किया गया है आपको, वो सारा जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट इज़ डिफाइंड एज बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। एनीथिंग मेक्स अ बिहेवियर मोर लाइकली टू अकर इज़ अ रीइंफोर्सर। ऐसा बिहेवियर जिसको हम चाहते हैं कि ये बार बार हमें मिले और हमारा बिहेवियर जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, इज़ लाइकली टू अकर एज अ रीइंफोर्सर। अब हमारे पास दो तरह की रीइंफोर्समेंट होती हैं, दैट इज़ द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है, एडिशन ऑफ समथिंग प्रेजेंट। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि पॉजिटिव मीन्स एक तो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव पनिशमेंट है या रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव का मतलब है ऐड होना, क्योंकि ये रीइंफोर्समेंट है तो इसमें प्लेजेंट थिंग्स, कोई अच्छी चीज़ जो हमें पसंद हो वो यहाँ पे ऐड हो जाती है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है तो नेगेटिव चाहे वो पनिशमेंट है या रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव मीन्स का मतलब है रिमूव कर देना। क्योंकि ये रीइंफोर्समेंट है तो यहाँ पे हम रिमूव करेंगे अनप्लेजेंट थिंग्स जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जिसको हम लाइक नहीं करते, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास हैं, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी गिव आर रैट इन अ स्किनर बॉक्स फूड व्हेन इट प्रेसेस अ लीवर, वी आर यूजिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। However, if terminate a loud noise or shock in response to press of the lever, we are using negative reinforcement. ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर हम वो जब लीवर को प्रेस करते हैं तो उनको एक लाउड नॉइज़ या फिर शॉकिंग सा रिस्पॉन्स उनमें देखने को मिलेगा। सो अब हम इसको कह रहे हैं कि ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। इसके अंदर भी फर्दर हमारे पास रीइंफोर्समेंट में, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हमारे पास दो और फर्दर टाइप्स हैं जिसको हम कहते हैं एस्केप लर्निंग एंड अवॉइडेंस लर्निंग। एस्केप लर्निंग
एंड अवॉइडेंस लर्निंग। एस्केप का मतलब है कि आप एक सिचुएशन में हैं और आप वहाँ से टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ से निकल जाते हैं, दैट इज़ द एस्केप लर्निंग। अवॉइडेंस लर्निंग कि आप उस सिचुएशन में जाते ही नहीं हैं, कि आप उस सिचुएशन में जाना ही नहीं चाहते, यहाँ पे बहुत सारी अनहैप्पी या अनप्लेजेंट थिंग्स आप पहले से मौजूद हों या आपके साथ उसका एक्सपीरियंस हो गया हो, तो आप उस जगह पे जाने से अवॉइड करते हैं। सो इन दोनों तरह की लर्निंग में फ़र्क है, एस्केप लर्निंग एंड अवॉइडेंस लर्निंग। इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल्स देके पूछी जाती हैं कि ये कौन सी लर्निंग है। इसके बाद हमारे पास एक और है, अफेक्टिंग बिहेवियर बाय यूजिंग अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस इज़ आल्सो पॉसिबल। तो इस तरह की अप्रोच को हम कहते हैं पनिशमेंट। अगर हमारा जो भी बिहेवियर है वो किसी अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस हों, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने बिहेवियर को इफेक्टिव कर सकते हैं, तो वो क्या है, पनिशमेंट है। सो बाय डेफिनेशन पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट डेली लाइफ की एग्जांपल एस्केप और अवॉइडेंस की। ओके, एस्केप लर्निंग में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप लिफ्ट में जा रहे हैं और लिफ्ट में आपको एक ऐसी दोस्त मिल जाती है जो कि आपके पास्ट के बारे में आपसे बात करना शुरू करती है, तो अब आपकी कोशिश होती है कि आप उस सिचुएशन से भाग जाएं, कि वो इस पे बात ना कर सके, आप उसको जवाब नहीं देना चाहते। सो दैट इज़ एस्केप लर्निंग। अवॉइडेंस में क्या होता है कि क्योंकि अब आपको पता है कि अगर मैं वहाँ लिफ्ट में गई तो वहाँ पे वो कोई भी मेरी वो दोबारा से वो फ्रेंड आ सकती है, तो मैं उसका सामना ही नहीं करना चाहती, तो अब आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे लिफ्ट में जाने से, आप उस सिचुएशन में जाएंगे ही नहीं कि आपको वहाँ से एस्केप होना पड़े। सो दैट इज़ द अवॉइडेंस। हमारे यहाँ डेली अगर आप स्टूडेंट लाइफ से भी एग्जांपल्स दें, तो जब टीचर पनिशमेंट करना शुरू करते हैं ना, आपके पास नोट्स नहीं है, बुक्स नहीं है और पनिशमेंट मिलना शुरू हो जाती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर बैक डोर हो तो वहाँ से निकल जाते हैं कि कहीं उनको ना पनिशमेंट मिल जाए। सो दैट इज़ एस्केप लर्निंग। और अवॉइडेंस लर्निंग क्या है कि अब आपके पास बुक नहीं है और आपको पता है कि अगर आप क्लास में गए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो आप क्लास में जाते ही नहीं हैं, क्लास बंद कर देते हैं। यहाँ टीचर का लेक्चर बड़ा बोरिंग होता है, आपको सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, अवॉइड करते हैं उस टीचर के लेक्चर में जाने से। सो दैट इज़ अवॉइडेंस, ठीक है। अब हमारे पास पनिशमेंट की हमने बात की, तो हमारे पास पनिशमेंट भी दो तरह की होती है। एक होती है पॉजिटिव पनिशमेंट जिसको हम सिंपल पनिशमेंट भी कहते हैं, और दूसरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ ऐड, क्योंकि मैंने पहले बताया पॉजिटिव का मतलब है ऐड होना, क्योंकि ये पनिशमेंट है तो हम इसमें अनप्लेजेंट थिंग्स हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह से हमारे पास नेगेटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब है रिमूव कर देना, ठीक है, क्योंकि ये पनिशमेंट है तो हम रिमूव क्या करेंगे, हम उसकी जो प्लेजेंट थिंग्स है ना, उसकी मोस्ट फेवरेट चीज़ है, हम उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। सो नेगेटिव पनिशमेंट को हम ओमिशन ट्रेनिंग भी कहते हैं। सो अब यहाँ पे क्या होगा, जब वो जो रेड स्किनर बॉक्स में था, अगर उसको इलेक्ट्रिक शॉक हर दफ़ा मिलेगा जब भी वो लीवर को टच करेगा, सो बेसिकली देयर वी आर यूजिंग पनिशमेंट, वो रीइंफोर्समेंट नहीं है, वहाँ पे उसको पनिश करेंगे, उसने लीवर को टच कैसे कर लिया। सो जैसे ही उसने टच किया तो हमने क्या किया, उसमें अनप्लेजेंट थिंग ऐड कर दी है, ऐसे ही हुआ है ना, ऐड हुई है कौन सी चीज़, अनप्लेजेंट, तो ये क्या है, उसके पास पॉजिटिव पनिशमेंट है। और इसमें नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगी, नेगेटिव पनिशमेंट में क्योंकि हम प्लेजेंट थिंग्स रिमूव कर रहे हैं, तो जैसे ही वो लीवर प्रेस करेगा तो हम उसको खाना नहीं देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगी, नेगेटिव पनिशमेंट होगी। भी लीवर भी प्रेस कर दिया और खाना भी नहीं दिया जो कि उसका फेवरेट था, तो उस चीज़ को रिमूव कर देना, तो ये क्या होगी, ओमिशन ट्रेनिंग होगी। अब ये दोनों ही तरह की जितनी भी ट्रेनिंग हमने की, चाहे वो पॉजिटिव पनिशमेंट थी या नेगेटिव पनिशमेंट थी, दोनों ही कंडीशंस में हम उसको ये बता रहे हैं कि आपने इस बार को टच नहीं करना, सर, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पेरेंट्स भी यही करते हैं कि इफ़ यू डिड समथिंग योर पेरेंट्स लाइक्ड एंड दे वांटेड टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ योर रिपीटिंग द बिहेवियर, योर पेरेंट्स कुड यूज़ ईदर ऑफ द टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट।
जो रीइंफोर्समेंट की टाइप्स हैं उन दोनों में से कोई भी टाइप आपके लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये पेरेंट्स को पता होता है कि कौन सी रीइंफोर्समेंट ज़्यादा अच्छी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। और इसी तरह ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू डिड समथिंग योर पेरेंट्स वांटेड टू डिस्करेज, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसको आपके पेरेंट्स डिस्करेज करते हैं और या उसको डिस्करेज करना चाहते हैं, देन दे वुड यूज़ ईदर ऑफ द टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, तो वो क्या करेंगे, आपके उस बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए पनिशमेंट का मेथड यूज़ करेंगे। इसको हम यहाँ पे टेबल में देख लेते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ऐड समथिंग प्लेजेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स रिमूव समथिंग अनप्लेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स गिव चाइल्ड प्रेजेंट एज रिवार्ड फॉर क्लीनिंग रूम। अगर बच्चों ने रूम बहुत अच्छे से क्लीन किया है तो पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको कोई रिवॉर्ड दे देंगे। और इसके अलावा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है कि हम कुछ अनप्लेजेंट थिंग रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पेरेंट्स स्टॉप्स येलिंग व्हेन चाइल्ड गोज़ टू क्लीन द रूम। तो वो पेरेंट जो बच्चों पे शाउट कर रहे हैं और बच्चे ने अगर रूम क्लीन कर लिया है तो वो शाउट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि कुछ अनप्लेजेंट थिंग रिमूव कर दिए। जब वो शाउट नहीं करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली अपने रूम को हमेशा क्लीन ही रखेगा। और अगर हम रिमूव उसको रिवॉर्ड देते हैं तब भी बच्चा अपने रूम को क्लीन रखेगा कि अगर मैं रूम को क्लीन रखूँगा तो मुझे अवार्ड मिलेगा। लेकिन अगर हम हर बार उनके हर दफ़ा रूम क्लीन करने पे उनको अवार्ड देते रहेंगे तो फिर ये जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का इफ़ेक्ट है ना, ये ख़त्म हो जाता है। सो कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्स करना भी अच्छा नहीं होता। ओके जी, इसके भी हम नेक्स्ट चल के शेड्यूल्स देखेंगे कि इसके कुछ शेड्यूल्स हमारे पास होते हैं जिनको फॉलो करके हम इस रीइंफोर्समेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं बहुत देर तक। इसके बाद पनिशमेंट में क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर की लाइक्लीहुड है वो डिक्रीज़ हो जाती है एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज अ रिज़ल्ट। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है, हम कुछ नेगेटिव थिंग ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, पेरेंट येल्स व्हेन चाइल्ड कम्स होम आफ्टर कर्फ्यू। कोई भी बच्चा कहीं कर्फ्यू से वापस घर आता है तो पेरेंट्स उस पर येल करना, उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ द पॉजिटिव पनिशमेंट कि वो कर्फ्यू में गया ही क्यों था भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव थिंग ऐड हो गई है। अब ये उनका जाना, कर्फ्यू वाली की सिचुएशन में बाहर जाना, उस बिहेवियर को डिक्रीज़ करना पेरेंट्स का मकसद है। तो इसलिए उन्होंने येल किया, चिल्लाए बच्चे पे ताकि वो नेक्स्ट ये बिहेव ना करे। तो क्या हुआ है, कुछ ऐड हो गया है। क्या चीज़ ऐड हो गई है, नेगेटिव चीज़ ऐड हो गई है। फिर ओमिशन ट्रेनिंग है जिसको हम नेगेटिव पनिशमेंट भी कहते हैं। इसमें हम कुछ रिमूव कर देते हैं प्लेजेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स टेक अवे सेल फोन व्हेन चाइल्ड कम्स होम आफ्टर कर्फ्यू। अब यहाँ पर हमने कोई उनकी बहुत ही प्लेजेंट थिंग जो है वो रिमूव कर दिया कि ये तुम्हारा जो फ़ोन है ना, इसको तो पहले मुझे पकड़ाओ ना। इसी में तुम्हें किसी ने बताया कि वहाँ ये हो रहा है और तुम उस सिचुएशन को देखने घर से निकल गए, तो ये फ़ोन तो पहले मुझे दो ना। तो आपका सेल फ़ोन कब्जे में कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जो बड़ी फेवरेट चीज़ थी वो रिमूव कर दी है। सो दैट इज़ द नेगेटिव पनिशमेंट। तो इन चारों जो हमारे पास पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, 2 रीइंफोर्समेंट के कॉन्सिक्वेंसेस हैं और 2 पनिशमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और इनकी 2 टाइप्स हैं। इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और टेस्ट में भी बड़ा घुमा फिरा के आता है। तो वहाँ पे फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली ये है क्या चीज़। सो ये देखना है कि रिमूव हो रहा है, ऐड हो रहा है, और अगर ऐड हो रहा है तो क्या, और अगर रिमूव हो रहा है तो क्या। अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, मे बी ये एडिशन और रिमूवल फिज़िकल थिंग्स ही हो सकती हैं और वर्बली भी हो सकता है। वर्बली हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेरेंट्स का चिल्लाना, तो वो वर्बली है ना। अच्छा, क्लियर हो गया एग्जाम्पल्स, ओके। उसके बाद है हमारे पास पनिशमेंट वर्सेस रीइंफोर्समेंट। अब हमारे पास जो सेम एंड से कोई बिहेवियर हमने डिक्रीज़ करना है या इंक्रीज़ करना है, हम उसको थ्रू पनिशमेंट या रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम इसको अचीव कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई टाइम पर नहीं आ रहा क्लास में तो मैं उसको पनिश कर दूंगी ना। तो दैट इज़ पनिशमेंट इज़ द ऑपरेंट कंडीशनिंग्स वर्जन ऑफ एवर्सिव कंडीशनिंग। अब ये पनिशमेंट इफ़ेक्टिव कब होती है? पनिशमेंट उस वक्त इफ़ेक्टिव होती है जब हम कोई भी जो अनवांटेड बिहेवियर है उसके फ़ौरन बाद अगर हम पनिश करें, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो पनिशमेंट इफ़ेक्टिव होती है।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बच्चे बाहर से घूम फिर के आते हैं और वो काफ़ी लेट आते हैं, अगर आप उसको फ़ौरन ही डांटते और कहते हैं कि आपके अब्बा आएंगे, उनको बताएंगे, वो आपकी क्लास लेंगे, तो वो जो अब्बा आएंगे वो रात को आएंगे, आके आप उनको शिकायत लगाएंगे और उसके बाद जो उनको डांट पड़ेगी तो वो बच्चे के लिए इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। बेहतर यही है कि आप अब्बा पे डालने के बजाय, अब्बा को बुरा बनाने के बजाय आप खुद उनको पनिश कर दें और फ़ौरन करें, ताकि वो ये बिहेव दोबारा ना करें। ठीक है। सो यहाँ पे मकसद ये है कि पनिशमेंट उसी वक्त इफेक्टिव होती है जब आप उसी वक्त डिलीवर करें जब अनवांटेड बिहेवियर अगर हुआ है। लेकिन अगर ये बिहेवियर हार्श हो तो इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने आ सकते हैं, जैसे कि बच्चा खौफ महसूस करे या फिर उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब ये हार्श पनिशमेंट क्या होती है, हम उनको फिज़िकली पनिश कर देते हैं। सो ये एक हार्श पनिशमेंट है, तो इससे बच्चे में इसके बजाय कि उसका बिहेवियर डिक्रीज़ हो, उसके अंदर कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप हो जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जैसे कि फेयर या फिर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, किसी से बात ना करना, अकेले रहना। तो इस तरह की चीज़ें फिर बच्चों में क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। सो पनिशमेंट भी अगर करनी है तो बड़ी सोच समझ के करनी होती है, ताकि उसका बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। हम जो चीज़ अगर एज अ कॉन्सिक्वेंस हम जो चीज़ चाहते हैं हमें वही मिले। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म आती है शेपिंग। शेपिंग एंड चेनिंग, ये दोनों कंसेप्ट आपने सुने होंगे कि एक तो हम शेप अप कर देते हैं बिहेवियर को, ठीक है, और दूसरा हम क्या कर देते हैं, उनकी चेनिंग कर देते हैं। अब ये दोनों टर्म क्या हैं, व्हाट इज़ द शेपिंग एंड चेनिंग। अब हम क्या करते हैं कि कोई भी जो एनिमल का जो भी रिस्पांस है या जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, उसका जो भी डिज़ायर्ड बिहेवियर हम चाहते हैं, तो हम उसको बेसिकली ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो स्पीड अप हो जाए वो सारा प्रोसेस। तो हम उस स्पीड अप के प्रोसेस के लिए जो भी यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं शेपिंग। शेपिंग रीइंफोर्सेस द स्टेप्स यूज टू रीच द डिज़ायर्ड बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ ऐसे रीइंफोर्सिंग स्टेप्स यूज़ करते हैं ताकि हम जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है वो जल्द से जल्द हम उसको एक्वायर कर सकें। फर्स्ट, द रैट माइट बी रीइंफोर्स्ड फॉर गोइंग टू द साइड ऑफ द बॉक्स विद द लीवर। Then we might reinforce the rat for touching the lever with any part of the body. By rewarding approximation of the desired behavior, we increase the likelihood that the rat will stumble upon the behavior we want. अब ये शेपिंग में क्या है, हम उसके बिहेवियर को बार बार शेप अप कर रहे हैं कि अगर वो भागेगा तो रिवॉर्ड देंगे, अगर वो लीवर को प्रेस करेगा तो उसको हम रिवॉर्ड देंगे, जब लीवर को प्रेस कर दिया है तो फिर हम उसको फिर से रिवॉर्ड देंगे। तो हम क्या करें, उसके बिहेवियर को शेप अप कर रहे हैं। इसी तरह से हम अपने घर में बच्चों को भी शेपिंग उनकी कर रहे होते हैं। बच्चे ने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है, वो बुक्स लेके बैठ गया, तो हमने उसको कहा वेरी गुड, वेल डन, यू आर वेरी गुड बॉय और गर्ल। उसके बाद वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम फिर से उनको रीइंफोर्स करते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप सबसे ज़्यादा अच्छी स्टडी करते हैं। फिर जब उसने सारा काम कर लिया है, हम फिर से उनको रीइंफोर्स करते हैं कि वेल डन, यू हैव डन वेरी इफेक्टिवली एंड टाइमली, यू हैव फिनिश योर वर्क। तो ये क्या है, बार बार हम पे, ताकि वो जो हमारा एक्वायर्ड डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो जल्दी से जल्दी हम एक्वायर कर सकें, तो हम बार बार रीइंफोर्स करते हैं। सो दैट इज़ द शेपिंग, सॉरी। इसके बाद हमारे पास एनिमल्स कैन आल्सो टॉट टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज सक्सेसफुली इन ऑर्डर टू गेट रिवार्ड। अब यहाँ पर चेनिंग में क्या है कि चेनिंग में हमें ये पता होता है कि अगर हम इतनी दफ़ा अच्छा काम करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं चेनिंग। मतलब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज हैं कि अगर आप 3 बार अच्छा सा लिख के दिखाओगे ना तो आपको स्टार मिलेगा। अगर वो 3 दफ़ा अच्छा लिख लेते हैं, फिर उनको स्टार देते हैं, फिर नेक्स्ट कोई काम होता है हम उस पर फिर कहते हैं कि 3 दफ़ा करेंगे तो आपको स्टार मिलेगा। सो दैट इज़ चेनिंग। तो हम जब बैंगल्स पहन रहे होते हैं तो हमारी उसमें भी चेनिंग होती है ना, 2 कलर्स की अगर बैंगल्स हैं तो हम पहले फॉर एग्जांपल ग्रीन है, 2 रेड ग्रीन रखेंगे, फिर 2 वाइट, फिर 2 ग्रीन, 2 वाइट। तो वो एक नंबर का एक सीक्वेंस होता है। तो इसी सीक्वेंस से हम उनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उस पर रिवॉर्ड देते हैं ह्यूमंस को या एनिमल्स को। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज चेनिंग। ठीक है, सो ये शेपिंग और चेनिंग को आपने याद रखना है कि ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। जिस तरह से हमने पहले देखा कि हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग में हमारे पास 4 टर्म्स हैं, एक्विजिशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी
ठीक है, तो इसी तरह ये सारी टर्म्स जो हैं हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी होती हैं, जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन, और फिर इन डिस्क्रिप्टिव स्टिमुलस का उनको बताना कि वो कौन सा है, किस पे उनको रिस्पॉन्स देना है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी सिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्विजिशन में क्या होता है, द रैट लर्न्स टू प्रेस द बार फॉर फूड। यहाँ पे रैट को पता है कि अगर उसको फूड चाहिए तो उसे बार को प्रेस करना है, सो दैट इज़ एक्विजिशन। एक्सटेंशन में क्या होगा, द रैट अनलर्न्स द बार फूड कनेक्शन एंड सीजीज टू प्रेस द बार। अब यहाँ पे जैसे बताया कि पनिशमेंट में हम उनको शॉक दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करें, हम उसके उस बिहेवियर को अनलर्न कर देते हैं कि उसने बार को प्रेस नहीं करना, बार और फूड का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। उसके बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी, आफ्टर एक्सटेंशन एंड अ पीरियड ऑफ रेस्ट द रैट प्रेसेस द बार। सेम जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है, ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी हमें क्लासिकल कंडीशनिंग में भी देखने को मिलती है कि अगर हम उसको कोई रेस्ट दे देते हैं या थोड़े टाइम का ब्रेक ले लेते हैं तो फिर रैट दोबारा से बार को प्रेस करेगा कि इसको प्रेस करने से खाना मिलता है, सो दैट इज़ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। लेकिन अगर नहीं मिलता तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिहेवियर फिर एलिमिनेट हो जाता है। जनरलाइजेशन, द रैट प्रेसेस अदर ऑब्जेक्ट्स दैट लुक लाइक द बार। जनरलाइजेशन में क्या है कि वो सारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी जो उस स्किनर बॉक्स में उसको मिलेंगे, जो एक बार की तरह नज़र आएंगे, वो उन सबको प्रेस करने की कोशिश करेगा, सो दैट इज़ अ जनरलाइजेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या करेंगे, द रैट लर्न्स टू प्रेस ओनली अ पार्टिकुलर बार। अब हम यहाँ पे लर्न को ये सिखाएंगे कि जस्ट ये वाला बार प्रेस करने से ही आपको खाना मिलेगा, सारे बार लाइक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रेस करने से खाना नहीं मिलेगा, जैसे कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में देखा। तो बिल्कुल इसी तरह की ये बेसिक कंडीशनिंग फिनोमेना जो हैं वो स्किनर के वर्क में भी अप्लाई होते हैं। अब जितने भी रीइंफोर्सर्स होते हैं वो ज़ाहिर खाना तो नहीं होते, तो यहाँ पर क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट ने हमें टू मेन टाइप्स बताई हैं रीइंफोर्सर्स की। सो कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स क्या हैं, प्राइमरी रीइंफोर्सर्स आर इन एंड ऑफ देमसेल्व्स, जो हमारे अपने पास होते हैं, हमारे अपने अंदर होते हैं, जैसे कि हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, हमें रेस्ट चाहिए, सो हुज नेचुरल प्रॉपर्टीज़ आर रीइंफोर्सिंग। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि ये इनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ ही रीइंफोर्सिंग है। भूख लगी है, खाना खाएंगे, भूख ख़त्म हो जाएगी तो हमारी जो है वो हम रीइंफोर्स हुए हैं खाने से। प्यास लगी है, पानी पिएंगे, या अगर हम थक गए हैं तो रेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्राइमरी रीइंफोर्सर्स हैं जो हम खुद से ले सकते हैं। सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम ये चीज़ लर्न कर लेते हैं कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें तारीफ़ मिलेगी, हमें वीडियो गेम खेलने का मौका मिलेगा, इसके अलावा हमें मनी मिलेगी। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको मनी का जिक्र किया, ये एक स्पेशल काइंड है सेकेंडरी रीइंफोर्सर की, इसको हम जनरलाइज्ड रीइंफोर्सर कहते हैं। जनरलाइज्ड रीइंफोर्सर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मनी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कोई भी चीज़ जाके ख़रीद सकते हैं जो हमें अच्छी लगती है। सो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक जनरलाइज्ड रीइंफोर्सर है। और इस जनरलाइज्ड रीइंफोर्सर को हम टोकन इकॉनमी भी कहते हैं। टोकन इकॉनमी में क्या होता है, टोकन इकॉनमी हम ज़्यादातर उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम कोई डिज़ायर्ड बिहेवियर चाह रहे होते हैं। शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं, या फिर स्कूल में बच्चे होते हैं हम मोस्टली, या फिर प्रिजन में जो कैदी होते हैं, उन लोगों पे हम ये टोकन इकॉनमी का मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। ये टोकन इकॉनमी किसकी क्या है, किसकी टर्म है, ये किस कंडीशनिंग के अंडर आती है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर आती है। ठीक है, तो टोकन इकॉनमी। अब यहाँ पे जितनी दफ़ा लोग एक डिज़ायर बिहेवियर परफॉर्म करेंगे उनको एक टोकन दिया जाएगा। अब ये टोकन अगर तो वो एडल्ट है तो उनको मनी की सूरत में देते हैं कि उनको हम पैसे दे देंगे, तो वो क्या होगा कि वो इस टोकन को ट्रेड करेंगे और वो कोई भी वैरायटी होती है रीइंफोर्सर्स की जो वो अपने लिए ख़रीद सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए तो हम बच्चों के लिए टोकन इकॉनमी मनी तो नहीं होती, समटाइम्स उनको स्टार दे देना, गोल्डन स्टार एंड सिल्वर स्टार, तो ये उनके लिए टोकन इकॉनमी। जैसे हम नमाज में क्या करते हैं कि अगर आपने नमाज का चार्ट बना दिया, प्रेयर चार्ट, अगर फजर की नमाज़ पढ़ेंगे तो 1 स्टार, जोहर की पढ़ेंगे तो 2 स्टार, 3 स्टार, 4, 5, तो जब 5 नमाज़ें आपने पढ़ ली तो एट द एंड हम आपको कोई रिवॉर्ड देंगे। सो ये भी क्या होता है, टोकन इकॉनमी की एग्जांपल्स हैं कि हम लास्ट में उनको रिवॉर्ड देते हैं, या तो वो खाने की चीज़ हो सकती है या फिर मनी भी हो सकती है, ताकि उनका जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो इंक्रीज़ हो सके।
तो टोकन इकॉनमी की जो टेक्निक है ना, ये यूज़ मैंने आपको बताया प्रिजन्स में होती है, मेंटल इंस्टीट्यूशंस में होती है और इवन स्कूल्स में भी यूज़ की जाती है। और मेंटल इंस्टीट्यूशंस में जो शिज़ोफ्रेनिक के पेशेंट्स होते हैं ना, उन पे इसको यूज़ किया जाता है ताकि उनकी सोशल जो उनकी पर्सनल हाइजीन इश्यूज़ होते हैं ना, क्योंकि वो हाइजीनिक नहीं रखते खुद को, तो उनको जब हम उनकी डेली एक्टिविटीज़ लाइफ की सिखा रहे होते हैं तो वहाँ पे टोकन इकॉनमी यूज़ करते हैं ताकि वो एटलीस्ट अपनी हाइजीन का ख्याल रख सकें। और उसके बाद हम उनकी सोशल स्किल्स इंप्रूव करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हैं, तो उसके दौरान भी हम उनकी टोकन इकॉनमी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ये भी पता है, हमें पता है कि ये जितने भी रीइंफोर्सर्स होते हैं ये सब के ऊपर एक जैसा इफेक्ट नहीं करते। इवन प्राइमरी रीइंफोर्सर्स लाइक फूड विल अफेक्ट डिफरेंट एनिमल्स इन डिफरेंट वेज। डिपेंड करता है कि वो किस कदर हंग्री हैं, ठीक है। तो प्राइमरी रीइंफोर्सर्स भी क्या हैं, वो हर एक के ऊपर हर तरह से वर्क नहीं करते। इसके लिए वहाँ पे सिचुएशन भी डिपेंड बड़ी कर रही होती है कि हम किस सिचुएशन में उनको ये रीइंफोर्समेंट हम उनको दे रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। एक्चुअल में उसकी नीड होनी चाहिए जिसको हम दे रहे हैं। सो वहाँ पे सिचुएशन मैटर करती है, उसकी अपनी फ़िज़िकल स्टेट भी मैटर करती है। अगर वो हंग्री है फिर हम उसको खाना दे रहे हैं तो फिर तो वो एक प्राइमरी रीइंफोर्सर के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन अगर वो हंग्री ही नहीं है और आप उसको खाना खिला रहे हैं तो वो एज अ प्राइमरी रीइंफोर्सर उस इंडिविजुअल के लिए वर्क नहीं कर रहा। सो ये सारी जो रीइंफोर्सिंग प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड कर रही होती हैं सिचुएशन पे, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्री मैक प्रिंसिपल के साथ, ठीक है। अब ये प्री मैक प्रिंसिपल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं कि हमें कोई भी रीइंफोर्सर उस वक्त यूज़ करना है जब एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है। एग्जांपल है यहाँ पे इसकी, पीटर है, उसको एप्पल बहुत पसंद है लेकिन उसको पियानो लेसन की प्रैक्टिस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब हम उसको पियानो प्रैक्टिस की उसकी मदर से कहती हैं कि अगर आप ये पियानो की प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको एप्पल दूँगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, उस सिचुएशन से फ़ायदा उठाया है कि एक तो उसको लेसन भी देना है और लेसन वो तभी सीखेगा जब उसको हम एप्पल देंगे। तो ये क्या है, प्री मैक प्रिंसिपल है कि हम उस सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हुए रीइंफोर्सर को यूज़ करते हैं। सो अब यहाँ पे क्या है, इन दिस केस ईटिंग एन एग्जाम्पल इज़ द प्रेफर्ड एक्टिविटी। तो प्रेफर्ड एक्टिविटी क्या है, वो है एप्पल खाना। पियानो बजाना तो मजबूरी है कि पियानो बजाएंगे तो ही एप्पल मिलेगा वरना मिलेगा नहीं। तो प्रेफर्ड एक्टिविटी एप्पल है जिसके पीछे उन्होंने पियानो लेसन ले लिया है। इसी तरह से पीटर के ब्रदर हैं जो फ्रूट को बिल्कुल पसंद नहीं करते, चाहे वो एप्पल ही हो, लेकिन उनको पियानो बजाना बहुत पसंद है। सो अब इस केस में क्या करेंगे कि हम उसे कहेंगे कि अगर आप ये फ्रूट खाओगे तो ही आपको पियानो बजाने को मिलेगा। तो अब वो बेचारे को पियानो बजाने के लिए फ्रूट खाना पड़ेगा, एप्पल खाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं जी रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल्स। ये भी बहुत क्रिटिकल थिंग है समझने वाली, लेकिन समझ आ जाए तो फिर भूलती नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जितने भी बिहेवियर्स होते हैं या रिवॉर्ड्स होते हैं किसी भी बिहेवियर को लेके, उसको देने का एक कोई बेस्ट टाइम होता है। सो उसको हम कहते हैं शेड्यूल्स, कि हमें उसके लिए शेड्यूल्स बना लेने चाहिए कि हमें उसको रिवॉर्ड कैसे देना है। अगर हम उनके हर अच्छे बिहेवियर पर उसको रिस्पॉन्स देंगे, उसको रिवॉर्ड देंगे, तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट, कि वो बार बार अच्छा काम कर रहे हैं तो आप बार बार उनको रीइंफोर्स कर रहे हैं। सो दैट इज़ द कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट। However, once the behavior is learned, higher response rates can be obtained using certain partial reinforcement schedules. अगर आपके पास हायर रिस्पॉन्स रेट जो हैं बिहेवियर के वो लर्न हो जाते हैं, वो ऑब्टेन हो जाते हैं, तो आपको कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट को स्टॉप कर देना चाहिए और पार्शियल रीइंफोर्समेंट को देखना चाहिए, इस पे वर्क करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉन्टीन्यूसली उसी पे वर्क करते रहेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो वो फिर आपका जो एक्वायर्ड बिहेवियर है वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा। कि क्या है, सफाई कर लेंगे तो क्या होगा, मम्मा रिवॉर्ड ही दे देंगे ना, खैर नहीं करते, नहीं चाहिए रिवॉर्ड। तो ये कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट से इस तरह के बिहेवियर में इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे पार्शियल रीइंफोर्समेंट यूज़ करनी चाहिए और उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे बिहेवियर पर, और वो काफ़ी देर तक भी रहते हैं। और कॉन्टीन्यूस अगर हम उस तरह से रीइंफोर्स करें तो वो काफ़ी देर तक रहते हैं। अब ये रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल्स जो हैं हम इनको दो तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले तो है व्हाट डिटरमाइंस व्हेन रीइंफोर्समेंट इज़ डिलीवर्ड,
कि हमें रीइंफोर्समेंट देनी कब है, कि कब देनी है। द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज मेड, 5 दफ़ा अगर आप अच्छा काम करोगे तो फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, रेशियो शेड्यूल्स। रेशियो का मतलब है कि आपने उनकी नंबर ऑफ़ ट्रायल्स के ऊपर, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के ऊपर आपने रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल बना दिया। ठीक है, शेड्यूल तो एक अलग चीज़ है, आपने इसमें याद रखना है वेरिएबल, फिक्स्ड एंड रेशियो को, उसके अलावा इंटरवल एंड वेरिएबल को, कि ये 4 टर्म्स हैं क्या। शेड्यूल का मतलब कि आपने चीज़ शेड्यूल कर ली है कि आपने इसी टाइम पे करनी है। सो रेशियो का मीन्स नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेस, हमने क्या करनी है, ये है रेशियो। और अगर हम पैसेज के ऊपर रखते हैं कि 5 मिनट के बाद मैं आपको रिवॉर्ड दूंगी या 10 मिनट के बाद, तो इसको हम कहते हैं इंटरवल शेड्यूल, कि हमने यहाँ पे इंटरवल रख दिया है टाइम के साथ, ना कि ट्रायल्स के साथ। इसी तरह से हमारे पास है पैटर्न ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिसमें हम ये कांस्टेंट भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड शेड्यूल, जो कि कांस्टेंट होते हैं कि हमें कितनी देर के बाद आपको रिवॉर्ड देना है, और होते हैं वेरिएबल शेड्यूल, जिसमें हम क्या करते हैं, वो जो हम जिस शेड्यूल की बेस पे हम उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं वो वेरी करता रहता है। ये 4 चीज़ें याद रखनी है, रेशियो, शेड्यूल, इंटरवल शेड्यूल, ठीक है, फिर वेरिएबल शेड्यूल एंड फिक्स्ड शेड्यूल। इसको मैं आपको यहाँ से, इसकी एग्जांपल आ गई। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल ये मैंने पहले बतानी थी, लेकिन खैर कोई। अब यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो में क्या होगा, हम यहाँ पे उस वक्त रिवॉर्ड देंगे जब उनका एक नंबर ऑफ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, फिक्स्ड क्या है, रेशियो है। अब यहाँ पे हम जो शेड्यूल है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम फिक्स्ड है और ऊपर से क्या है, रेशियो। रेशियो क्या था, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है। फिक्स्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये ऊपर मैंने आपको दोनों टर्म्स बताई, इनमें क्या फ़र्क है। रेशियो मीन्स नंबर ऑफ़ ट्रायल्स एंड फिक्स्ड मीन्स फिक्स कर दिया है कि इतनी दफ़ा अगर आप ट्रायल करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो दैट इज़ द फिक्स्ड रेशियो। इसी तरह से है वेरिएबल रेशियो। अब हमारे पास दोनों तरफ क्या है, रेशियो, एक दफ़ा फिक्स्ड है और दूसरी तरफ वेरिएबल है। अब यहाँ पे हम क्या करें, रेशियो मीन्स नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स को अब हम क्या करेंगे, वेरी करते रहेंगे, हम फिक्स नहीं करेंगे कि आपको हर 5 ट्रायल के बाद आपको हम रिवॉर्ड देंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको वेरिएबल रेशियो कर दिया कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स तो हैं लेकिन वेरी करेंगी। 2 दफ़ा अगर आपने 2 दिन अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, फिर अगर आप 5 दिन पढ़ेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, फिर आप पूरा हफ्ता पढ़ेंगे, फिर पूरा महीना पढ़ेंगे, फिर 2 महीने पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे अब क्या हो रहा है, वो जो उनकी नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं या उनकी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं वो वेरी कर रही हैं, फिक्स नहीं हैं। सो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड रेशियो। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है फिक्स्ड इंटरवल। अब इंटरवल में क्या है, टाइम है। हमने देखा था कि हम यहाँ पे टाइम फिक्स कर देते हैं। अब ये टाइम को हम फिक्स करेंगे कि हर 5 मिनट के बाद हम आपको रिवॉर्ड देंगे, या फिर हर 10 मिनट के बाद। तो हर 10 मिनट के बाद हमने उनको रिवॉर्ड देना है। सो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड इंटरवल। इंटरवल को, टाइम को हमने फिक्स कर दिया है। और दूसरी तरफ है हमारे पास वेरिएबल इंटरवल। इंटरवल मीन्स टाइम, टाइम का जो इंटरवल हमने उनको रखा हुआ है हम वो वेरी कर रहे हैं। हर 5 मिनट के बाद देंगे, हर 10 मिनट के बाद देंगे, हर 20 मिनट के, हर नहीं, पहले 5 मिनट के बाद देंगे, फिर 10 मिनट के बाद, फिर 20 मिनट के बाद, फिर हमने उसको 30 मिनट्स कर दिया, दैन 40 मिनट्स कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या है, जो इंटरवल है, टाइम का इंटरवल है वो वेरी कर रहा है। सो ये हमारे पास 4 तरह के शेड्यूल होते हैं जिनकी बेस पे हम रीइंफोर्स करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि वो कौन सी रीइंफोर्समेंट का वो कौन सा शेड्यूल है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सो जो हमारे पास रेशियो शेड्यूल्स होते हैं, रेशियो मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, टिपिकली रिजल्ट इन हायर रिस्पॉन्स रेट्स देन इंटरवल शेड्यूल्स। इंटरवल शेड्यूल्स में क्या है, हम क्योंकि टाइम्स के अकॉर्डिंग शेड्यूल बना रहे हैं, चाहे वो फिक्स्ड है या वेरिएबल शेड्यूल है, तो वो इंटरवल है क्योंकि उसमें तो उसकी बेस पे हमें इतने ज़्यादा अच्छे रिस्पांस नहीं मिलते जितने हमें रेशियो बेस्ड शेड्यूल को यूज़ करके मिलते हैं। अब रेशियो जो है वो चाहे फिक्स्ड हो या वेरिएबल रेशियो हो, दोनों सूरतों में हमें अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कहा जाता है कि अगर आप इतने पीस आज बनाएंगे या अगर आप 5 ड्रेस अगर आप स्टिच करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, या अगर आपने 5 किए तो इतना मिलेगा, 10 किए तो इतना मिलेगा, 15 किए स्टिच तो इतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा।
सो यहाँ पे क्या है, रेशियो है, उनकी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं जिसकी बेस पे हम उनको प्राइस करें। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका काम ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर से उसका रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। तो क्या है कि दोनों तरह से फ़ायदा है। अब इंटरवल शेड्यूल्स अगर हम यूज़ करते हैं, चाहे वो फिक्स्ड हैं या वेरिएबल हैं, अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि हमने टाइम का रख दिया, अब इसमें वो करे ना करे एक बराबर है। अगर वो 5 सूट नहीं स्टिच करता या 10 नहीं स्टिच करता तो उसको उतने टाइम के बाद उसको रिवॉर्ड मिल जाना है। सो ये जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, बहुत अच्छा शेड्यूल नहीं है इंटरवल वाला। तो जो रेशो है, जो हम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के ऊपर जो हम रिस्पांस देते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और हायर रिस्पांस हमें देखने में मिलता है। एक बंदा कुछ लर्न कर रहा है, कोई काम कर रहा है, इंटरवल में तो वो काम करे ना करे उसे रिवॉर्ड मिल जाना है, तो क्या फ़ायदा है कपड़े स्टिच करने का जब हमें पैसे मिल ही जाएंगे। सो इसको आप अपने ज़हन में रखना कि रेशो शेड्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा और हाई रिस्पांस देते हैं। अब जी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं होती, जैसे पहले हमने बात की। तो अब इसमें यहाँ पे बायोलॉजी क्या कहती है, जस्ट एज लिमिट सीम्स टू एग्जिस्ट कंसर्निंग विद बट वन कैन क्लासिकली कंडीशन एनिमल टू लर्न, लिमिट सीम्स टू एग्जिस्ट कंसर्निंग what various animals can learn to do through operant conditioning. Researchers have found that animals will not perform certain behaviors that go against their natural inclinations. ऑपरेंट कंडीशनिंग कहती है कि हम उनको रिवॉर्ड करेंगे डिफरेंट तरीके से, हम उनको या पनिश करेंगे तो वो बिहेवियर्स लर्न कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स ने ये भी कहा कि बिहेवियर वो वाले बिहेवियर लर्न नहीं करते जो उनकी नेचुरल इंक्लिनेशंस के ख़िलाफ़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि रैट जो है वो बैकवर्ड नहीं चल सकता, इसी तरह जो पिग्स हैं वो डिस्क को पुट नहीं कर सकते, मतलब उठा नहीं सकते। हाँ, वो ये है कि वो डिस्क को बरी ज़रूर कर सकते हैं ग्राउंड में, लेकिन वो उठा नहीं सकते। तो ये क्या है, उनकी नेचर के ख़िलाफ़ है। तो अगर हम रिवॉर्ड्स के थ्रू एनिमल्स को इस तरह के पैटर्न्स जो उनकी नेचर के ख़िलाफ़ हो सिखा भी दें तो उसको हम कहते हैं इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट। इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट। इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट का क्या मतलब है, अपनी नेचर के ख़िलाफ़ कुछ करना या सीखना। अब यहाँ पे ये मैंने जो आपको ऊपर शेड्यूल्स बताए थे, ये उसको थोड़ा उन्होंने टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। लाइक फिक्स्ड रेशो होती है, फिक्स्ड इंटरवल होते हैं, इसी तरह से वेरिएबल रेशो होती है और वेरिएबल इंटरवल्स होते हैं। यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस हैं। रीइंफोर्समेंट फिक्स्ड रेशो शेड्यूल में क्या होता है, रीइंफोर्समेंट इज डिलीवर्ड आफ्टर अ सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अ रेस्टोरेंट गिव्स यू अ फ्री मील आफ्टर द परजू ऑफ 10 मील्स। अगर आप 10 लोगों को खाना खिला देते हैं तो उसके बाद रेस्टोरेंट का जो ऑनर है वो आपको फ्री खाना देगा। तो हमने क्या किया है, फिक्स्ड रेशियो है कि पहले आप इतना काम करोगे तो फिर आपको इतनी अटेम्प्ट्स के बाद आपको हम फ्री मील देंगे। देन द नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड इंटरवल। इसकी डेफिनेशन क्या है, रीइंफोर्समेंट इज डिलीवर्ड आफ्टर बिहेवियर इज परफॉर्म्ड फॉलोइंग द पैसेज ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें हम टाइम को फिक्स कर देते हैं। इसकी एग्जांपल है गोइंग टू गेट लंच एट अ रेस्टोरेंट दैट ओपन्स प्रॉम्प्टली एट नून। दोपहर में आप जाएं और आप जो रेस्टोरेंट है वो खुला होता है, वहाँ से खाना लेकर आएँ। दोपहर के टाइम है, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि वो खाना लेके आएंगे उस टाइम पे तो उनको रिवॉर्ड मिल जाएगा। इसी तरह से वेरिएबल रेशियो में रीइंफोर्समेंट इज डिलीवर्ड आफ्टर अ वेरिएबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। जैसे पहले बताया कि जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं ये यहाँ पे वेरी करते हैं। और वेरिएबल इंटरवल में क्या है, रीइंफोर्समेंट डिलीवर की जाती है आफ्टर अ बिहेवियर इज परफॉर्म फॉलोइंग द पैसेज ऑफ वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम जो ड्यूरेशन है उसको वेरी करते जाएंगे। एग्जाम्पल है वेरिएबल रेशियो की, स्लॉट मशीन्स पे आउट ऑन वेरिएबल रेशियो शेड्यूल्स। समटाइम्स इट टेक्स जस्ट 1 पुल टू विन बट समटाइम्स इट टेक्स हंड्रेड्स। सो दैट ये क्या है, वेरिएबल रेशियो है। और हमारे पास वेरिएबल इंटरवल की एग्जांपल है, चेकिंग फॉर योर मेल व्हेन योर लेटर करियर शेड्यूल इज़ अनप्रेडिक्टेबल। आप बार बार अपनी मेल चेक करेंगे जब आपको ये नहीं पता कि जो आपका लेटर है, लेटर कैरियर वो किस वक्त डिलीवर होगा, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो हम उसमें क्या करते हैं, बार बार अपनी मेल को चेक करते हैं, थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, लाइक दैट। अब ये तो होगी
ये हो गया हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग का सारा। उसके बाद है कोग्निटिव लर्निंग। कोग्निटिव लर्निंग में क्या है कि यहाँ पर रेडिकल बिहेवियरिस्ट लाइक स्किनर एसेट दैट लर्निंग अकर्स विदाउट थॉट। हमने पहले बात की कि यहाँ पे कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं होती। स्किनर का ये कहना था कि हम यहाँ पे जो भी लर्निंग है वो विदाउट थॉट होती है, जबकि कोग्निटिव थ्योरिस्ट का ये आर्ग्यू है कि दैट इवन क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग हैव अ कोग्निटिव कंपोनेंट। चाहे कंडीशनिंग क्लासिकल है या ऑपरेंट है, वहाँ पे कोग्निटिव कंपोनेंट होता है। अब यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग में थ्योरिस्ट क्या कहते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कंडीशन स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करता है बिकॉज दे डेवलप द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल बी फॉलोड बाय द अनकंडीशन स्टिमुलस, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने लर्न कर ली। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग cognitive psychologists suggest that the subject is cognizant that its response have certain consequences and can therefore act to maximize their reinforcement। यहाँ पे कहते हैं कि उसमें कुछ कोग्निटिव एस्पेक्ट होता है आपके सब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि सबसे पहले तो उनको वो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो नताइज हैं, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद वो अपने बिहेवियर को लर्न करते हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको मैक्सिमाइज करते हैं ताकि उनको रीइंफोर्समेंट मिल सके। तो यहाँ पर अब सबसे पहले जो कोग्निटिव थ्योरिस्ट यहाँ पे आती है वो है द कंटिंजेंसी मॉडल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। द पेवलियन मॉडल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज नोन एज कंटिग्यूटी मॉडल। जो पेवलियन का मॉडल है उसको हम कंटिग्यूटी मॉडल भी कहते हैं। इसके बाद एक आता है कंटिंजेंसी मॉडल, इसके रिएक्शन में, वो हमने पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे पेविलियन में क्या कहा है कि जब हम दो चीज़ों को ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं तो हमारी लर्निंग जो है वो टेक प्लेस हो जाती है। कॉन्टिग्यूटी का मतलब है टुगेदरनेस। इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि जितनी हम चीज़ों को पेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारा रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्रेंथन होगा। फिर आते हैं जी रॉबर्ट रेस्कोला। इन्होंने रिवाइज किया पेविलियन के मॉडल को टू टेक इनटू अकाउंट अ मोर कम्प्लेक्स सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं कि ये जो इवन पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स करते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस को करते। ये भी डॉग्स पर ही एक्सपेरिमेंट है। ये दो डॉग लेते हैं। पहले डॉग को वो बेल के साथ पेयरिंग करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से इसने की थी इवन पावलोव ने। और जो सेकंड डॉग है उसकी वो पेयरिंग बेल के साथ और फूड के साथ नहीं करते हैं, उस तरह से मतलब फिक्स नहीं करते। कुछ कभी ट्रायल्स डिफरेंट हैं, कभी बेल है, कभी खाना है, कभी खाना है बेल नहीं है, कभी दोनों इकट्ठी हैं। तो इस तरह की वो डिफरेंट ट्रायल्स जो है ना उसके साथ सेकंड ग्रुप को वो खाना दे रहे हैं। तो इस सारी पीरियड्स में वो क्या करते हैं कि ये जो भी इन्होंने ट्रेनिंग की इन दोनों ग्रुप्स में, तो स्ट्रॉन्गर सैलिवेशन कौन से ग्रुप में आपको ज़्यादा देखने को मिली। तो डेफिनेटली जो हमारा पहला ग्रुप है डॉग 1 जो रोपो है, और जो ग्रुप 2 है जिसमें दूसरा डॉग जिसका नाम स्पार्की रखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस ही मिलेंगे ना। एक की हम पेयरिंग कर रहे हैं और दूसरे की नहीं कर रहे। सो यहाँ पर हमने क्या कहा, अ मॉडल बेस्ड प्योरली ऑन कॉन्टिग्यूटी वुड हाइपोथेसाइज दैट द टू डॉग्स वुड रिस्पॉन्ड द सेम सिंस ईच हैज़ एक्सपीरियंस 10 पेयरिंग ऑफ बेल्स एंड फूड्स। दोनों जो हमारा कॉन्टिग्यूटिव मॉडल है पावलोव का, उसके अकॉर्डिंग तो दोनों को ही 10 पेयरिंग हुई है बेल एंड फूड की, तो इनकी पेयरिंग हो जानी चाहिए थी। उसको ये चीज़ लर्न कर लेनी चाहिए थी। दोनों ही डॉग्स को 10 टाइम्स तो हुई है पेयरिंग, लेकिन पहले के साथ तो एग्जैक्टली हुई है जैसे करनी चाहिए थी, जैसे पावलोव ने की थी। लेकिन सेकंड के साथ 10 ट्रायल्स तो हुए हैं, लेकिन वो जो पेयरिंग थी ना वो अनयूजुअल थी, जैसे मैंने आपको बताई। सो इसको हम कहते हैं रेस्कोला मॉडल इज़ नोन एज द कंटिंजेंसी मॉडल। ये कंटिंजेंसी मॉडल है जो दिया था रेस्कोला ने। ये क्लासिकल कंडीशनिंग का मॉडल है और इन्होंने क्लियरली हमें बताया एंड इट क्लियरली रेस्ट अपॉन द कॉग्निटिव व्यू ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। कंटिंजेंसी मॉडल जो हमारा कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, इसकी क्लासिकल कंडीशनिंग क्लियरली उसके ऊपर कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर लाई करती है कि इसमें हमारा मेंटल सेटअप जो है वो लाई करता है, हमारा मेंटल थॉट इसमें वर्क करता है। जैसे कि हमारा जो पहला डॉग था, ए इज़ अ कंटिंजेंट अपॉन बी व्हेन ए डिपेंड्स अपॉन बी एंड वाइस वर्सा। इन सच अ केस द प्रेजेंस ऑफ वन इवेंट रिलायबली प्रिडिक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अदर। ठीक है, इन रोकोस केस मतलब जो पहला डॉग था, द फूड इज कंटिंजेंट अपॉन द प्रेजेंटेशन ऑफ द बेल।
वन डज नॉट अपेयर विदाउट द अदर, कि एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ अपेयर नहीं हो सकती। तो ये जो डॉग का था ये माइंडसेट बन गया हुआ था। जबकि अगर हम स्पार्कीज का एक्सपीरियंस देखें तो उसमें क्या था, समटाइम्स द बेल रिंग्स एंड नो स्नैक्स आर सर्व्ड, अदर टाइम्स स्नैक्स अपेयर्ड विदाउट द एनोइंग बेल एंड समटाइम्स दे अपेयर टुगेदर। तो यहाँ पे स्पार्की ने जो लर्न किया वो काफ़ी लेस था कि इन हर केस द रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड बेल इज़ नॉट क्लियर, कि अब इन दोनों के अंदर क्या रिलेशनशिप है ये क्लियर नहीं है। अगर जो स्टिमुलस और रिस्पांस की बात होती तो इस डॉग को भी ये चीज़ लर्न कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें मेंटल फिनोमेना यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है, हमारी थॉट्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस ये इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी लर्निंग पे। इसी वजह से जो फर्स्ट डॉग था जिसकी पेयरिंग हमने प्रॉपर तरीके से की, उन्होंने लर्न किया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनकी मेंटल एक्सपेक्टेशंस और उनके थॉट्स वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लर्निंग में। अगर ऐसा ना होता तो सेकंड ग्रुप भी ये सारी कंडीशनिंग कर लेता। सो ये इन्होंने साबित कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेंट या क्लासिकल कंडीशनिंग है, कॉग्निटिव थेरिस्ट ने इनको बहुत सारी एडिशनल काइंड्स हैं लर्निंग की, जिसके थ्रू ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग को फर्दर एक्सप्लोर किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये साबित करने के लिए कि हमारा मेंटल थॉट, हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारी मेंटल एक्टिविटी इस कंडीशनिंग में इन्वॉल्व होती है। अब इस सारी लर्निंग में क्या आती हैं, सबसे पहले है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, फिर है लेटेंट लर्निंग, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग एंड इनसाइट लर्निंग। तो ये 4 तरह की लर्निंग्स हैं जो कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू को फर्दर एक्सप्लेन करती हैं। सबसे पहले है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का आप सबको पता है कि ये क्या होती है, एल्बर्ट बंडोरा ने दी थी, जिसको हम सोशल लर्निंग भी कहते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, कि हम मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं। इसका भी वो सबसे जो था बोबो पॉल वाला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के हम मॉडलिंग से सीखते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था, बोबो डॉल का एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट था, क्लासिकल कंडीशनिंग थी ये। यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट किया था कि ऐसे बच्चे जिनको अगर एग्रेसिव एडल्ट्स के साथ एक्सपोज किया जाए और फिर अगर उनको किसी रूम में खेलने के लिए छोड़ दिया जाए तो फिर वो किस तरह से बिहेव करते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो बच्चे 2 तरह के थे, 2 तरह के एडल्ट से उनको एक्सपोज करवाया गया था। एक ऐसे एडल्ट जो एग्रेसिव थे और एक ऐसे एडल्ट जो नॉन एग्रेसिव थे, ठीक है। अब उनको एक रूम में छोड़ देते हैं कि वहाँ पर एक बोबो डॉल भी रख दी जाती है कि जब वो इसको हिट करते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे आके खड़ी हो जाती है। तो वो अब देखते हैं कि बच्चे रिस्पॉन्स क्या करते हैं। सो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने एडल्ट्स को देखा था कि वो काफ़ी एग्रेसिव हैं, उन्होंने बोबो डॉल को काफ़ी हिट किया और अपना गुस्सा उस पर निकाला और बिल्कुल जैसे उनके एडल्ट्स ने किया उसी तरह से किया। लेकिन ऐसे बच्चे जो नॉन एग्रेसिव थे, बोबो डॉल उनके सामने भी थी लेकिन उन्होंने उस बोबो डॉल के साथ कुछ इस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं किया। सो यहाँ पे एल्बर्ट बंडोरा ये साबित करते हैं कि जो बच्चे हैं उनकी मेंटल थॉट, उनकी जो मेंटल एक्टिविटी होती है वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही होती है, वो चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं, अपने बिहेवियर में जो भी होता है, आसपास जो भी होता है उस सारी चीज़ को लर्न करते हैं। एज अ मॉडल वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद वो सेम वही जो बिहेवियर है वो बाद में अडॉप्ट करते हैं। सो ये सारा क्या है, लर्निंग क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है जिसमें मॉडलिंग आ जाती है। और ये कंसेप्ट किसने दिया था, एल्बर्ट बंडोरा ने, और इसने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, बोबो डॉल पे किया था। अब हम ये जो प्रोसेस होते हैं ना, लर्निंग के प्रोसेस, जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है इसमें प्रोसेस होते हैं जो कि 4 तरह के होते हैं। यहाँ पे हाउ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अकर्स, तो ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम अटेंशन होती है, फिर रीटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। ये 4 स्टेप्स हैं जो इस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में अकर होते हैं। जी, अब ये अटेंशन में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चा, जैसे हमने बोबो डॉल में भी देखा कि सबसे पहले तो जो भी चीज़ उनके सामने हो रही है वो उस पर अटेंशन देते हैं। लेकिन अगर वो उस अटेंशन, जो वो चीज़ पे अटेंशन दे रहे हैं, अगर उसमें किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो उस पर अटेंशन देना और उसको देर तक याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर उस लर्निंग में या उस अटेंशन में कोई डिस्ट्रैक्शन हो तो अगर डिस्ट्रैक्शन हम उन बच्चों में देते जो एग्रेसिव एडल्ट्स को देख रहे हैं तो हो सकता है वो चीज़ को लर्न ना करते। तो क्योंकि उन्होंने उन पर बहुत फोकस किया, उन पर अटेंशन दी, उनको सुना वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो दैट वाज द अटेंशन। रिटेंशन में क्या होता है, यू मस्ट बी एबल टू स्टोर और रिटेन द इंफॉर्मेशन यू हैव लर्न इन योर ब्रेन।
अब आपने अपने ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली है, लर्न कर ली है, अब आपने उसको रिटेन करना है, ठीक है। अब मैनी फैक्टर्स लाइक एज एंड हेल्थ कैन इम्पैक्ट मेमोरी रिटेंशन। अब जो भी चीज़ें हमने लर्न की हैं, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कि हम उसको दोबारा से रिटेन नहीं कर पाते। उसमें कौन से हैं? बेसिकली एज है और हमारी हेल्थ है। एज़ पर एज हम चीज़ों को उस तरह से मेमोराइज़ नहीं कर पाते, या अगर हमारे हेल्थ इश्यूज़ हों तब भी हम उन चीज़ों जिन पे हमने टेंशन दी थी वो हमें याद नहीं रहती। लेकिन इस मामले में बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, उनको पता है कि ये स्विच है, बोर्ड है, इसको हाथ नहीं लगाना, लेकिन वो अपने बड़ों को देखते हैं कि वो इसके अंदर स्विच लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके बाद कपड़े आयरन कर रहे हैं, तो वो उन्होंने टेंशन दी होती है, उनकी मेमोरी में वो चीज़ रहती है। जितनी मर्जी उनको डिस्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन उनके जहन में वो चीज़ रह जाती है कि देयर इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ना, कि वो क्यूरियस होती हैं उनको देखने के लिए। जैसे ही एडल्ट पेरेंट्स आसपास होते हैं वो लाजमी उस बोर्ड के साथ पंगा लेते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे रिटेंशन होती है कि उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। अब क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन होंगे। रिप्रोडक्शन में यू मस्ट मिमिक और रिप्रोड्यूस द बिहेवियर यू हैव लर्न फ्रॉम अ मॉडल। अब हमने जो भी चीज़ें लर्न की, अपने मॉडल को देखा जिसमें हम अटेंशन दे रहे थे, क्योंकि वो अब हमें याद है, अब हम उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। द मोर यू मिमिक द लर्न बिहेवियर द लॉन्गर यू विल रिटेन इट इन योर मेमोरी। अब हम उसको जितना ज़्यादा मिमिक करेंगे, उसकी नकल करेंगे, उस सेम बिहेवियर को कॉपी करेंगे, रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहेगी। अब अगर हमने वो काम कर लिया है, हमने वो उससे हमें कोई अच्छे नतीजे मिल गए हैं, तो अब हम बार बार वो काम करने के लिए मोटिवेटेड होंगे। सो मोटिवेशन इज़ द फोर्थ स्टेप। यू हैव टू बी मोटिवेटेड टू मिमिक अ बिहेवियर और एल्स यू विल स्टॉप प्रैक्टिसिंग इट एंड इवेंचुअली फॉरगेट इट। अब बच्चे ने स्विच में हाथ तो दे दिया है, अब उसे ये तो नहीं पता कि इसके अंदर जस्ट स्विच लगता है, उसके अंदर आपने फिंगर नहीं डालनी है, कोई भी स्टील की कोई भी चीज़ उठा के, कोई कील उठा के वो उसमें डाल देंगे। अगर उसको वहाँ से करंट लग गया तो अब वो क्या होगा कि उन्होंने जो रिप्रोडक्शन करने की कोशिश की है ना, मिमिक करने की कोशिश की है, क्योंकि इससे उनको शॉक लगा है। अब वो क्या करेंगे? इस प्रैक्टिस को छोड़ देंगे, बल्कि भूल ही जाएंगे कि यहाँ पे कोई बोर्ड भी होता है। सो ये काफ़ी डेंजरस होता है, इस तरह की प्रैक्टिस बच्चे को करने नहीं देनी कि अच्छा जब ये करेगा, करंट लगेगा ना तो खुद ही हट जाएगा। सो ये जस्ट एग्जांपल दिए कि ये बच्चे इस तरह से कुछ करते हैं। इसी तरह से हम बड़े भी इसी तरह से करते हैं कि अगर हमें वही सेम बिहेवियर करने से हमें कोई अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिले तो हम वो दोबारा नहीं करते। तो ये क्या था हमारे पास? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बाद आता है जी लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग को किसने स्टडी किया था? एडवर्ड टॉलमैन ने। एडवर्ड टॉलमैन ने क्या बताया था हमें? इन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था दैट समटाइम्स लर्निंग अकर्स बट इज़ नॉट इमीडिएटली एविडेंस, कि हम समटाइम्स हम चीज़ें लर्न तो कर लेते हैं लेकिन हमें उसके एविडेंस फ़ौरन से नहीं मिलते, तो इसको हम कहते हैं लेटेंट लर्निंग। लेटेंट मीन का मतलब होता है हिडन, ठीक है। लेटेंट मीन हिडन लर्निंग, कि हमने कोई चीज़ देख ली है, एक्सपीरियंस कर ली है, लेकिन उसको हम फ़ौरन से उसको कहीं पे अप्लाई नहीं करते, बाद में जाके हम उस पर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो टॉलमैन था, इसने एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स पे और उसको मेज़ में रन करवाया था इसने, और उसमें डिफरेंट ट्रायल्स उसने यूज़ की थी और उनको रिवॉर्ड भी दिए थे। जो पहला ग्रुप था उसका, रैट्स का पहला ग्रुप था, उसमें उन्होंने किया वन ग्रुप गॉट अ रिवॉर्ड ईच टाइम इट कम्प्लीटेड द मेज़। पहले ग्रुप में उसने जितनी दफ़ा उन्होंने उस मेज़ की कंप्लीट किया उतनी दफ़ा उनको रिवॉर्ड दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो इम्प्रूव हुई थी स्टेडली ओवर द ट्रायल्स, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हुई थी। एक और ग्रुप था रैट्स का जिसको उसने रिवॉर्ड बिल्कुल भी नहीं दिया, ठीक है, लेकिन उनकी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस थी वो भी ओवर द कोर्स ऑफ ट्रायल्स वो भी स्लाइडली इम्प्रूव हो रही थी, हालांकि उनको रिवॉर्ड नहीं दिया। फिर एक आता है थर्ड रैट्स का ग्रुप। अब उनको जो फर्स्ट हाफ होता है ट्रायल्स का, मतलब अगर 10 ट्रायल्स हैं तो उन्होंने 5 ट्रायल्स कर ली हैं, तो उनको 5 ट्रायल करने के बाद अब उसको रिवॉर्ड देते हैं। तो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ उनको जब रिवॉर्ड मिलता है तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। जब उनका जो पहली ट्रायल थी जिसमें उनको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया फर्स्ट हाफ में, तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस ग्रुप की थी जिसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला।
लेकिन जैसे ही हाफ ट्रायल्स करने के बाद उनको रिवॉर्ड मिला तो उनकी परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली इंक्रीज़ हो गई थी, ड्रामेटिकली सडनली वो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनको ये ट्रायल्स कंप्लीट करने के बाद उनको एक रिवॉर्ड मिला था। अब ये इंक्रीज़ क्यों हुई थी? क्योंकि पहली 5 ट्रायल्स में उनके एक मेंटल मैप, एक कोग्निटिव मैप, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन उनके माइंड में बन चुकी हुई थी कि इस मेज़ को हमने इस तरह से कवर अप करना है। लेकिन जैसे ही उनको रिवॉर्ड मिला, मेंटल मैप और कोग्निटिव मैप तो पहले ही बन गया हुआ है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन उस मैप की ऑलरेडी उनके माइंड में बन चुकी हुई है। तो जैसे ही उनको रिवॉर्ड मिलता है तो वो उनकी परफॉर्मेंस सडनली इंक्रीज़ हो जाती है और वो बहुत क्विकली क्विक और बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में वो सारे ट्रायल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेटेंट लर्निंग से भी ये चीज़ साबित होती है कि कोग्निटिव मैप और मेंटल रिप्रेजेंटेशन का बहुत अमल दखल होता है किसी भी तरह की लर्निंग में। उसके बाद आती है जी एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग में क्या होता है? इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स such as tree or the same rather than learning simply to press a bar or peek a disc in order to secure a reward. एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग में हमारे पास जो भी हिडन कंसेप्ट्स होते हैं ना, हम उसको लर्न करते हैं बेसिकली कि ये कंसेप्ट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बच्चे को अगर वोकैबुलरी सिखा रहे हैं तो हम उसको, अगर हमने सर्कल ड्रॉ किया है, स्क्वायर ड्रॉ किया है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, तो हम उसको सर्कल दिखाएंगे कि इसके जैसे जितने भी स्टिकर्स हैं वो सारे कलेक्ट करके लेकर आएँ, तो बच्चे सारे सर्कल्स ले आएंगे। तो इसका मतलब है कि वो हिडन मीनिंग्स और कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि अगर हमें सर्कल दिखाया है तो दैट मीन्स हमें सर्कल ही लेकर आने हैं, अगर हमें स्क्वायर दिखाया है तो हमें स्क्वायर्स लेकर आना है, अगर हमें ग्रीन कलर दिखाया है तो जितने यहाँ पे ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं हमें वो लेकर आने हैं, चाहे वो ट्री है, प्लांट है, ककम्बर है, कोई सब्ज़ी है, कोई फ्रूट है, एनीथिंग दैट इज़ ग्रीन। अगर हमें रेड कलर दिखाया है तो हमें रेड कलर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे कलेक्ट करके लाने हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग, कि हम उसके हिडन कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं और चीज़ों को लर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन कि हमारी कोग्निशन मैटर करती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप है इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग वुल्फगैंग कोहलर ने इनसाइट लर्निंग पे वर्क किया था कि हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, हमारी कुछ इनसाइट लर्निंग होती है, हम खुद से सीखते हैं कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। सो दैट इज़ द इनसाइट लर्निंग। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजीज़ पे। चिंपैंजीज़ पे क्या था कि बेसिकली डिफरेंट तरह के बनानास उनका जो एरिया था वहाँ पे हैंग कर दिए थे और उनको कहा था कि ये जो बनाना है, अब उनको भूख भी लगी है, वो बनाना खाना भी चाहते हैं। तो अब सिंपल देखा गया कि अब ये किस तरह से बनाना को अपोज करते हैं। अब उन्होंने बहुत पहले ट्राई की कि वो जो भी सीलिंग पे जितने भी बनाना हैंग किए गए हैं वो उसको रीच कर सकें, उस पर पहुँच सकें। तो इसके अलावा जो उनका रूम था ना चैम्पनीज़ का, वहाँ पे डिफरेंट बॉक्सेस भी रख दिए गए थे, बनाना हैंग किया था और बॉक्सेस रखे गए थे। अब उन्होंने बहुत कोशिश की बनाना तक पहुँचने की, लेकिन बहुत सारी ट्रायल्स के बाद भी वो नहीं पहुँच सके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई थे। अब अचानक से वो जब थक हार के बैठ गए हैं, फिर अचानक से उनके जहन में एक सोल्यूशन आता है प्रॉब्लम का। वो क्या कहते हैं, वो जो बॉक्सेस रखे हुए थे उन सारे बॉक्सेस को इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और फिर ऊपर चढ़ते हैं और बनाना को ग्रैब कर लेते हैं। सो यहाँ पर कोहलर बिलीव्ड दैट द सोल्यूशन कुड नॉट अकर अनटिल द चैम्पनीज हैव द कोग्निटिव इंसाइट, कि ये सोल्यूशन उनको चैम्पनीज़ को कभी नहीं मिलता अगर उनके पास कोग्निटिव इंसाइट ना होती कि प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करना कैसे है। सो वो अगेन कहते हैं कि हम चीज़ें जो लर्न कर रहे होते हैं इसमें कोग्निटिव इंसाइट भी मैटर करती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर लर्न करते हैं। जब हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो हम उसके हिडन मीनिंग्स को भी समझ रहे होते हैं कि उसकी हिडन मीनिंग्स क्या हैं। इसके अलावा हम उसकी लेटेंट लर्निंग के थ्रू भी हम वर्क कर रहे होते हैं। लेटेंट लर्निंग तो उसका कंसेप्ट क्या है, बेसिकली जो हम चीज़ लर्न कर रहे हैं उसका कंसेप्ट क्या है हमारे लिए, और अगर हमें उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ जाता है तो हमारी उस चीज़ को लेके कॉग्निटिव इंसाइट भी होती है। सो ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो ही हम बिहेवियर को लर्न करते हैं, चाहे वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू हो, चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू हो। ये रिसर्च तो एनिमल्स पे हुई है, लेकिन अगर हम एज एन ह्यूमन सोचें तो ये सारी चीज़ें मिल के वर्क कर रही होती हैं। अब ये तो हो गया कि ये होती है लर्निंग। अब हम क्या करते हैं जब हमें इस तरह की बिहेवियर प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए तो हम उनको डील कैसे करेंगे। उससे पहले हमारे पास कुछ सुपरस्टिशियस बिहेवियर्स भी होते हैं। कुछ लोगों का ये बिलीव होता है कि अगर हम लेडर के नीचे चलेंगे देन तो फिर
ये हमारे लिए बहुत ही बैड लक होगी। अगर हम जा रहे हैं और काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है तो इसका मतलब है हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे रास्तों से नहीं जाएंगे जहाँ पे हमें बिल्लियाँ मिलेंगी। तो हम दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरस्टिशियस बिहेवियर। ठीक है, सुपरस्टिशियस बिहेवियर्स की एग्जांपल्स हैं कि हम अपने बिहेवियर्स को इस तरह के बिलीव्स के थ्रू चेंज कर लें कि कुछ हमारे साथ बुरा हो जाएगा अगर हमने ऐसा किया तो। अब बिहेवियर बेस्ड ऑन मिस्टेकन कॉजल कनेक्शन, ये जो है ना वो कुछ ऐसे मिस्टेकन कॉजल कनेक्शंस होते हैं जिसकी बेस पे हमारे इस तरह के बिहेवियर बन जाते हैं। किसी के साथ हुआ है या हमारे साथ हुआ है, बाय एक्सीडेंट हो गया है, तो हम उसको कह देते हैं कि ये हो सकता है। हालांकि ये जो भी कनेक्शंस होते हैं ये एक्सीडेंटल कंडीशनिंग होती है, एक्सीडेंटल कंडीशनिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे बिहेवियर हैपन्स टू बी फॉलोड बाय अ गुड और बैड आउटकम्स विद सम आउटसाइड काज। हमारी डेली लाइफ में बेसिकली ये एक्सीडेंटल कंडीशनिंग हो जाती है जिसकी वजह से हमारे उससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप हो जाते हैं जो कि सुपरस्टिशियस बिहेवियर्स में आते हैं। और हम जहाँ पे जो काज एंड इफेक्ट होता है ना वो रियली कोइंसिडेंस होता है जिसको हम लर्न कर लेते हैं कि नहीं ये अभी एक दफ़ा हुआ है तो ये हर बार होगा। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास एक टर्म आती है लर्नड हेल्पलेसनेस। लर्नड हेल्पलेसनेस क्या है? व्हेन वी बिहेव इन अ सर्टेन वे वी हैव एक्सपेक्टेशंस अबाउट व्हाट विल रिजल्ट, बट व्हाट हैपन्स व्हेन आवर बिहेवियर्स हैव नॉट इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द सिचुएशन। अब हम जब भी कोई बिहेव करते हैं तो हमारी उस बिहेवियर के पीछे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हमें उस बिहेवियर जो हमने किया है उस सिचुएशन में अगर हमें उस तरह का इम्पैक्ट या रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर क्या होगा? अगर इस तरह के सर्कमस्टांसेस काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते रहें एंड वी में डेवलप व्हाट इज़ रेफर टू एज ए लर्न हेल्पलेसनेस। लर्न हेल्पलेसनेस, हम काम तो कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमें इसकी इस तरह से आउटकम मिलेगी, लेकिन बहुत देर तक उस तरह के काम करने से भी आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, कोई एक्सपेक्टेड आउटकम्स नहीं आ रही हैं, तो वहाँ पे हम लर्न हेल्पलेसनेस की टर्म यूज़ करते हैं। तो सो द लर्न हेल्पलेसनेस इज़ द लर्न इनएबिलिटी टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। तो लर्न हेल्पलेसनेस हम यहाँ कहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं? ये एक ऐसी इनएबिलिटी है कि हमारे पास जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं कि हम अपनी यहाँ पे पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए हम क्या करें और उसमें जो भी हम कर रहे हैं उसमें से कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही। सो दैट इज़ द लर्न हेल्पलेसनेस। इसके बाद जो हमारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं इनका सोल्यूशन क्या है? हम इन बिहेवियर प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? अब हमारे पास जो इस बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो हम कंडीशनिंग से या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग है या क्लासिकल कंडीशनिंग है, इनके थ्रू हम जो भी बिहेवियर्स लर्न कर लेते हैं हम उनको अनलर्न कैसे करें? सो इसके लिए हमारे पास टर्म्स हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफाई करेंगे, बायोफीडबैक के थ्रू, कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ के थ्रू एंड सेल्फ कंट्रोल के थ्रू हम इन बिहेवियर्स को अनलर्न करेंगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक्स है जिसमें हमारी जो पार्टिकुलर काइंड होता है बिहेवियर का हम उसको चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे एक जो प्राइमरी मेथड है बिहेवियर मॉडिफिकेशन का, इसमें हम पेरेंट्स को ये सिखाते हैं कि वो अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जो गलत काम किया है उसमें सही क्या है। द पेरेंट्स रिस्पॉन्स टू पार्टिकुलर एक्शन टीच द चाइल्ड व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट एंड व्हाट इज़ नॉट। अब जो भी बच्चों का रिस्पॉन्स होगा उससे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को सिखाएंगे कि जो भी उन्होंने काम किया इसमें क्या चीज़ ठीक थी और क्या चीज़ ठीक नहीं थी। अगर हम बच्चे को ऑरली बता रहे होते हैं कि आप एग्रेसिव कार्टून्स नहीं देखो, आप अपने सिबलिंग्स को भी मारोगे, तो वो आपकी बात पे यकीन नहीं करते। सो अब क्या होता है कि हम उनको वो देखने देते हैं, जब वो अपने सिबलिंग्स के साथ वो सारा बिहेव करते हैं तो फिर हम बताते हैं कि देखें जब आप वो कार्टून नहीं देख रहे थे तो आपका बिहेवियर ऐसे था। तो अब आप क्योंकि ये वाले एग्रेसिव कार्टून देख रहे हैं तो उसके बाद आपके अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं या आप उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, उनके साथ नहीं खेल रहे हो, तो बच्चे क्या करते हैं उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे खुद उनको बताने के बजाय आप उनसे पूछें कि आपको क्या डिफरेंस फील हुआ, तो बच्चे आपको बताते हैं।
तो जब वो आपको बताते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर लेते हैं। तो ये क्या होता है कि हम बच्चों का बिहेवियर मॉडिफाई कर देते हैं। अब ये जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की थेरेपी है ये कहाँ पे यूज़ की जाती है? ये अब नॉर्मल बिहेवियर्स को ट्रीट करने के लिए ये थेरेपी यूज़ की जाती है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड मॉडलिंग। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें नॉर्मल बिहेवियर को इन तीनों में से किस टेक्निक के थ्रू डिस्कस करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड एवर्जन थेरेपी। ये दो टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या है? इज़ अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक डेवलप्ड बाय जोसेफ वॉल्प। सो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? जोसेफ वॉल्प ने। किसको ट्रीट करने के लिए? फोबियाज को ट्रीट करने के लिए। और ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है? ये एक प्लान्ड एक्सपोजर होता है टू फेयरफुल स्टिमुलाई। जिस चीज़ से आपको खौफ आ रहा है उसके साथ एक प्लान्ड एक्सपोजर करते हैं। प्लान्ड होता है ये सारा एक्सपोजर। फॉर एग्जांपल अगर आपको सांप को देख के डर लगता है तो हाँ, वो फोबिया को हम किस तरह से कवर करेंगे? सबसे पहले हम उसको स्नेक्स की तस्वीर दिखाएंगे और वो तब तक दिखाते रहेंगे जब तक तस्वीर को देख के उसका खौफ ख़त्म नहीं होता। उसके बाद हम उसको रूम में लेके जाएंगे जहाँ पे स्नेक्स के डिफरेंट जो स्टैचूज़ होते हैं, लाइक डेड बॉडीज़ होती हैं, वो वहाँ पे पड़ी होती हैं, स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं। वो उसको तब तक दिखाएंगे जब तक उसको उससे खौफ महसूस होना ख़त्म नहीं होता। फिर इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारा ये जो एक्सपोजर है उसके क्लोज टू क्लोज होता जाएगा। ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम उसके क्लोज टू क्लोज करेंगे। अगर हम तस्वीर दिखा रहे हैं तो पहले दूर से दिखाएंगे, फिर उसके पास से दिखाएंगे, फिर इसी तरह से हम एक रियल स्नेक भी लेकर आएंगे और उसके साथ उसका एक्सपोजर करवाएंगे कि पहले बहुत दूर से देखा है, फिर पास से देखा है, फिर पास से देखा है। तो जब तक वो रिलैक्स नहीं हो जाते तब तक हम ये जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है या उसका जो एक्सपोजर है स्टिमुलस का उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो ये क्या होता है कि ये जो एसोसिएशन होती है फेयर की वो ऐसा ऐसा ग्रेजुअली वीक हो जाती है और ऐसा ऐसा फिर ये ख़त्म भी हो जाता है। तो फोबिक बिहेवियर्स को हम इस तरह से कंट्रोल करते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के थ्रू। और ये कंसेप्ट किसने दिया था? जोसेफ वॉल्प ने। उसके बाद है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी वर्क्स बाय एसोसिएटिंग एन अनडिजायरेबल हैबिचुअल बिहेवियर विद एन एवर्सिव और अनकंफर्टेबल और इवन पेनफुल स्टिमुलस। एवर्जन क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया। अब हम यहाँ पे एवर्जन थेरेपी भी यूज़ करते हैं जिसमें हम अनडिजायरेबल हैबिचुअल बिहेवियर्स होते हैं उनको एक एवर्सिव ऐसा स्टिमुलस उनको देते हैं जो अनकंफर्टेबल भी होता है और इवन पेनफुल भी होता है। तो उनका जो ताकि उनका अनडिजायरेबल बिहेवियर है जो हैबिचुअल हो चुके हैं उसको हम एलिमिनेट कर सकें। और इस तरह की जो एवर्जन थेरेपी है ये यूज़ कहाँ पे होती है? अल्कोहलिज्म को क्योर करने के लिए, स्मोकिंग और एडिक्शन में यूज़ होती है एवर्जन थेरेपी, नेल बाइटिंग में, बेड वेटिंग में, गैम्बलिंग में एंड माइग्रेन एंड अदर एडिक्शंस एंड बैड हैबिट्स। तो ये हम एवर्जन थेरेपी अगर इस तरह के आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो हम इनके ऊपर एवर्जन थेरेपी अप्लाई करेंगे। अब ये थेरेपीज़ की ज़रूरत है या तो MCQs की फॉर्म में आपके पास टेस्ट में आता है या फिर आपसे एग्जाम इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आप बिहेवियर को किस तरह से मॉडिफाई करेंगे। तो आप यहाँ पे बताना है कि अगर ये वाले पेशेंट्स हैं फोबिया के बिहेवियर मॉडिफाई करना है सिंपल, तो हम उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, फोबिक हैं तो हमें क्या यूज़ करना है, अगर वो एडिक्टिव हैं या डिपेंडेंस है तो उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। इसी तरह से बायोफीडबैक। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जब हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करते हैं तो उससे पहले हम उनको रिलैक्सेशन थेरेपी उन पर अप्लाई करते हैं ताकि वो रिलैक्स हो जाए। तो जैसे उनको खौफ महसूस आना शुरू होता है हम उन पर वापस ब्रीथ अप ब्रीथ डाउन, ब्रीथ अप ब्रीथ डाउन, तो ये हम उनके साथ ये वाली रिलैक्सिंग स्ट्रेटजीज उन पर अप्लाई करते हैं। या फिर उनकी मस्कुलर स्ट्रेचिंग अगर उनकी हो जाती है तो हम उनको मस्कुलर रिलैक्सेशन भी करवाते हैं। उसके बाद हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की तरफ मूव होते हैं। अब बायोफीडबैक क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे जो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर कर रहे होते हैं अपनी फिजिकल रिस्पॉन्सेस को, जैसे ऑटोनॉमिक फंक्शंस को, जैसे हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस से रिलेटेड रिस्पॉन्स है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन फंक्शंस को हम कंट्रोल करने के लिए, वॉलंटरली कंट्रोल करने के लिए जब हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ साथ उसको बायोफीडबैक भी दे रहे होते हैं। कैसे देते हैं?
अगर हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं और वो स्क्रीन पे शो भी हो रहा है तो पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे कि वो थिंक करे पीसफुल थॉट्स को, कुछ अच्छी सी थॉट्स उन्हें इमेजिनेशन करेंगे कि आप ये चीज़ इमेजिन करें आप ग्रीन लैंड्स में जा रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे सोचने में उनको चैन और सुख महसूस होता है या वो रिलैक्स फील करते हैं उस चीज़ को सोचें। अब हमें क्या आएगा कि जैसे ही वो उन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर देगा, वो जो पीसफुल थॉट्स होंगे उसके लिए, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो उसका इफेक्ट उसके ब्लड प्रेशर पे आएगा और वो ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर उनमें स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा ली हुई है, तो अगर हम इस बायो फीडबैक के थ्रू साथ साथ उनको ये सारी पीसफुल थॉट्स का बार बार उनको याद करवाते रहें, उनको इनकरेज करें कि वो सोचें इस बारे में, तो इससे उनकी जो स्ट्रेसिंग रिस्पांस होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेगुलेट हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होता है कि ये लोग जिन हाइपर ब्लड प्रेशर के जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, अगर हम उनको ये बायो फीडबैक टेक्निक सिखा दें तो वो अपने नॉर्मल ब्लड प्रेशर को ऑन कर सकते हैं, उसको रेगुलेट रख सकते हैं। सो ये बायो फीडबैक। उसके बाद हम उनको कॉपिंग स्ट्रेटजी सिखा देते हैं कि उनको किस तरह से अपनी जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरह से वो कॉपिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं। कॉपिंग रेफर्स टू बिहेवियरल एंड कोग्निटिव एफर्ट्स। कॉपिंग में अब हमारी जो एफर्ट्स होती हैं वो बिहेवियरल भी होती हैं और कोग्निटिव भी होती हैं ताकि हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। अब कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ की दो बेसिक मेजर कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया है? दैट फर्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम फोकस्ड, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे, और दूसरा है इमोशन फोकस्ड, इमोशंस के ऊपर फोकस करेंगे। सो हमारे पास कोपिंग स्ट्रेटजीज की दो मेजर कैटेगरीज हैं, प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशन फोकस्ड। प्रॉब्लम फोकस में क्या होता है? कोपिंग स्ट्रेटजीज आर टास्क ओरिएंटेड एंड इन्वॉल्व डीलिंग डायरेक्टली विद स्ट्रेसर्स। प्रॉब्लम फोकस में क्या है, जो हमारा प्रॉब्लम है ना, हम डायरेक्टली उससे रिलेटेड टास्क ओरिएंटेड उनसे एक्टिविटीज़ करवाएंगे, उनको स्ट्रेटजीज सिखाएंगे ताकि वो डायरेक्टली अपने स्ट्रेसर के साथ डील कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड आउट अबाउट नॉट अंडरस्टैंडिंग अ टॉपिक इन मैथ क्लास एंड यू डिसाइड टू गेट हेल्प फ्रॉम योर टीचर और अ ट्यूटर, देन यू हैव यूज्ड अ प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजी। एक चीज़ है आपको नहीं आ रही है, तो अब आप क्या करेंगे, आप जो कॉपिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं वो है कि आप अपने टीचर से, अपने भाई से, बहन से आप हेल्प ले लें। सो क्या है, आपने अपने प्रॉब्लम पे फोकस किया और अपनी जो स्ट्रेस हो रही है आपको एक टॉपिक को लेके वो ख़त्म हो जाएगी। देन द सेकेंड कैटेगरी इज़ इमोशन फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पे क्या है, ये हम उस वक्त अटैम्प्ट करते हैं when we want to deal with stress by avoiding the stress or by attending to the emotional needs related to the stress। अब यहाँ पर ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब या तो हम स्ट्रेस एक इमोशन है ना, हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं, या फिर इस स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी हमारी इमोशनल नीड्स हैं हम उनको अटेंड करना चाहते हैं। सो ये सारी क्या है, इमोशनल फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड आउट बट योर मैथ क्लास about your math class but you feel better about it after talking to a friend, then you are using an emotion focused therapy। मैथ की क्लास को लेके आपको स्ट्रेस हो रहा है कि आपको मैथ की क्लास नहीं आती, या आप उस क्लास में जाना नहीं चाहते, आपकी जो भी इश्यूज़ हैं आप अपने क्योंकि स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आप अपने स्ट्रेस के बारे में अपने फ्रेंड से बात करते हैं और बात करने के बाद आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। सो दैट इज़ अ इमोशन फोकस्ड स्ट्रेटजी। तो हम कोपिंग स्ट्रेटजी जब यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर लेना होता है कि हमें कोपिंग स्ट्रेटजी यूज़ कौन सी करनी है। प्रॉब्लम फोकस्ड होनी चाहिए, यहाँ पे इमोशन फोकस्ड होनी चाहिए। इसके बाद हम सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेल्फ कंट्रोल। सो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, उनको हम सेल्फ कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। अब ये क्या है, सेल्फ कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग योर ओन बिहेवियर। अब यहाँ पे आपने अपने बिहेवियर को खुद ही मैनेज करना है। लर्निंग प्रिंसिपल्स कैन बी यूज टू ब्रेक बैड हैबिट्स एंड टू रीइंफोर्स और स्ट्रेंथन गुड हैबिट्स। क्योंकि हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग में देखा कि हम उन प्रिंसिपल्स को क्यों यूज़ करते हैं, या तो हमें बैड हैबिट्स को ब्रेक करना होता है या फिर अपनी अच्छी हैबिट्स को स्ट्रेंथन करना होता है, उन्हें रीइंफोर्स करना होता है। अब यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि हमें सेल्फ कंट्रोल किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले बिहेवियर को आइडेंटिफाई करें जिसको आप एडजस्ट करना चाहते हैं।
नंबर 2, मॉनिटर द नंबर ऑफ डिजायर्ड और अनडिजायर्ड रिस्पॉन्सेज रिलेटेड टू दैट बिहेवियर। अब आपको बताना है, सबसे पहले तो आपने बिहेवियर आइडेंटिफाई कर लिया जिसको आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं। फिर आपने बताना है कि कितनी दफ़ा आप ये जो आप बिहेवियर एडजस्ट करना चाह रहे हैं, कितनी दफ़ा आपने ये किया और उसके बाद आपको कितने डिजायर्ड और अनडिजायर्ड रिस्पॉन्सेज मिले इस बिहेवियर से रिलेटेड, वो नंबर बताने हैं। फिर हम एक रियलिस्टिक गोल क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम कुछ रीइंफोर्सर्स पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू मीट योर गोल ईच डे यू विल गिव योरसेल्फ समथिंग यू एंजॉय। हम अपने आप को कहते हैं कि अगर आप गोल रीच कर लेते हैं, वेल डन, यू आर द बेस्ट, ऑल इज़ वेल, यू कैन डू इट। तो ये सारे क्या होते हैं कि हम खुद को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। एंड इट इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिवॉर्ड एज यू मीट बिगर एंड बिगर गोल्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ शेपिंग, कि जितनी दफ़ा हम अच्छा काम करेंगे उतनी दफ़ा हर स्टेप पे हम खुद को रिवॉर्ड करेंगे, हम खुद को अप्रिशिएट करेंगे। सो दैट इज़ इट्स द प्रिंसिपल ऑफ शेपिंग। हमने एक रीइंफोर्सर सेलेक्ट कर लिया है जिसको हम इंजॉय भी करें और जो हमारे अपने लिए भी अच्छा हो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे अपनी प्रोग्रेस को, और अपने जो भी हमारा प्लान है जिसके थ्रू हमने बिहेवियर के बारे में लर्न किया है उसको एडजस्ट कर लेंगे। सो इन 5 स्ट्रेटजीज़ के थ्रू, सेल्फ कंट्रोल के थ्रू भी हम अपने लर्नड बिहेवियर को अनलर्न कर सकते हैं और एक न्यू बिहेवियर शेप अप कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ शेपिंग। सो हियर द चैप्टर नंबर 6 ऑफ लर्निंग इज ओवर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।